सो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हम लोगों ने प्लांट किंगडम के बारे में इंट्रोडक्टरी चीजें लेवल पे पढ़ा हुआ है ना। वी हैव स्टडीड एट द इंट्रोडक्टरी लेवल। और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है किस तरह से प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने बच्चों ये जो चीजें हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है, इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। उसके साथ साथ बच्चों हम लोगों ने मतलब इनके डिटेलिंग जो है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, एज वेल एज है ना नेचुरल क्लासिफिकेशन, उसके ड्रॉबैक्स एंड सारी बेटा ये बातें जो है, जो कि एनसीईआरटी में भी है, ये हमने लास्ट क्लासेस में कवर किया है। और इसके भी आगे मतलब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, केमोटैक्सोनॉमी, ये भी जो पॉइंट है इनके बारे में भी हमने पढ़ा है। देखो हमने लास्ट क्लास में अभी प्लांट किंगडम में हमें 4 या 5 ग्रुप दिए गए। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, तो हम लोग ज्यादा करके 4 ही ग्रुप पढ़ेंगे। एक है एल्गी, एक है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन एंजियोस्पर्म की लेंगे, बट वहां पे हम लोग देखो एंजियोस्पर्म के लिए और भी 4 और डिफरेंट चैप्टर्स, 4 डिफरेंट चैप्टर्स, ठीक है। तो अभी तो अलगी के बारे में बात करते, तो एल्गी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। वो सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं। थैलॉइड मतलब उनमें रूट, स्टेम, लीव्स ऐसा कुछ होता नहीं है ना। वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्लोरोफिल बियरिंग है, मतलब उनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। अभी एल्गी सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो पानी में देखने को, पानी पानी के अंदर ही बेटा वो एल्गी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द एल्गी आर इन द एल वाटर। फ्रेश वाटर हो या मरीन वाटर हो, वहां पे आपको एल्गी देखने को मिलते हैं। दे ऑल्सो ऑकर, अभी कुछ एल्गी ऐसे हैं जो कि आपको मॉइस्ट स्टोन्स के ऊपर या सॉइल के ऊपर या वुड्स के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। बट जो भी बेटा वुड्स के ऊपर होते हैं, लकड़ियों के ऊपर ग्रो होते हैं, वो जो है वो डेफिनेटली ऐसी जगह ही ग्रो होंगे जहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो, बहुत ज्यादा वाटर हो, ठीक है, तो वहां पे वो ग्रो होंगे। अब कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स है, जैसे कि एसोसिएशन विद फंजाई। तो कुछ एल्गी फंगस के साथ में, अभी आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बच्चों ये चीज दी गई है। तो सम ऑकर एसोसिएशन विद द फंजाई, तो फंगस के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, उसको हम लाइकेन कहते हैं, है ना। और दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कभी कभी एनिमल, जब ये आपको स्लॉथ दिखाई दे रहा है, स्लॉथ है ना, तो देखो ये स्लॉथ, अगर देखो उसको थोड़ा क्लियरली देखोगे ना, मतलब तो इसके बॉडी के ऊपर जो हेयर है ना, ये हेयर आपको ग्रीनिश दिखाई दे रहे होंगे, दे आर अपीयरिंग, दे मस्ट अपीयर ग्रीन। ग्रीनिश इसीलिए दिखाई देंगे क्योंकि ऑब्वियसली इनके बॉडी के ऊपर जो है एल्गी ग्रो हो रहा है, हेयर्स के ऊपर एल्गी ग्रो हो रहा है। जब रेनी सीजन होता है तो ये एल्गी ग्रीन हो जाते हैं, इसको कैमोफ्लेज मिलता है, ये बचते हैं फ्रॉम प्रेडेटर्स, ठीक है, दे कैन बी, है ना, सेव्ड फ्रॉम द प्रेडेटर्स। एंड वेन एवर देर इज अ ड्राई कंडीशन, ये एल्गी सूख जाते हैं कंप्लीटली, तो ये ब्राउनिश हो जाता है, तब भी बेटा ये क्योंकि जंगल है ना, पूरा वुड जो है ब्राउन हो जाते हैं, तो भी ये तब भी उसको कैमोफ्लेज मिलता है। So there are a lot of benefits both the organisms have, इसी को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, मतलब ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों स्पीसीज को फायदा है। जैसे लाइकेन्स में फंगस जो है वो ड्राई कंडीशन में ग्रो हो सकता है ना, वाटर मिनरल्स इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, छोटी सी भी, थोड़ा भी ह्यूमिडिटी रही तो। और एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। तो यू विल बेटर लर्न इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अबाउट द लाइकेन। तो एल्गी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। कुछ एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं, है ना, जैसे कि क्लैमाडोमोनास। कुछ एल्गी कोलोनियल है, जैसे कि वॉल्वॉक्स। कुछ फिलामेंटस है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, जो हमारे सामने यहाँ पे दिख भी रहे हैं। तो ये जो एल्गी है अलग अलग साइजेस में, शेप्स में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो
ये हमने बिल्कुल बेटा लास्ट ही लेक्चर में हमने पढ़ा है, आप एक बार उसको रिवाइज करो। मैंने रिप्रोडक्शन वाला भी फंडा इनका समझाया था, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, या तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। मैंने अलग अलग प्रकार के स्पोर्स के बारे में आपको बताया था, जू स्पोर्स, एकाइनेट्स, हाइप्नोस्पोर्स, ये सारी चीजें है ना एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने फ्यूजन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें हमने 3 टाइप पढ़े थे बेटा, एक था आइसोगैमी, एक है अनाइसोगैमी, एक है ऊगैमी। अभी आइसोगैमस कंडीशन का मतलब ही होता है दोनों ही गैमेट एक जैसे हैं, है ना, सिमिलर साइज के हैं, दे मे बी फ्लैजेलेटेड हो सकते हैं या नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं, ठीक है। तो क्लैमाइडोमोनास में फ्लैजेलेटेड गैमेट होते हैं, और स्पायरो वगैरह में हमेशा बेटा नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अनाइसोगैमस कंडीशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, उनका साइज एक जैसा होता नहीं है गैमेट्स का। यहाँ पे हम लोग ये कह पाते हैं मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ये वर्ड हम लोग यूज कर पाते हैं, ठीक है। बट आइसोगैमी में बेटा हम लोग मेल फीमेल को डिसाइड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सिमिलर, ठीक है। ऊगैमी हमेशा जिसमें हम लोग बोलते हैं स्पर्म या एग, ऐसा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, तो स्पर्म हमेशा छोटा होना चाहिए, मोटाइल होना चाहिए, और एग मस्ट बी लार्जर इन साइज एंड स्टैटिक, ठीक है। तो ये वॉल्वॉक्स में, फ्यूकस में मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, इफ यू रिमेम्बर लास्ट क्लास, आई सेफू, है ना, ये उसके बाद में ओ वीसा फेको, ये सब जो है मैंने आपको बताया है। आई हैव टोल्ड यू दिस एवरीथिंग। हमने क्या शुरू किया था, अब हम लोग, है ना, देखो हमने बात की थी कि हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे एल्गी के, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया भी था, क्लोरोफाइसी, है ना, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में। अभी 2 पॉइंट हमें पढ़ने हैं एल्गी के, एक है कि उनका बेनिफिट्स क्या है, क्या फायदा है बेटा, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, है ना, बेनिफिट्स क्या है। तो एक तो फायदा है कि देखो ये है सबके लिए, सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं। थ्रू फोटोसिंथेसिस दे फिक्स हाफ ऑफ द टोटल CO2। तो दुनिया भर में जितना भी CO2 है, द अमाउंट ऑफ CO2 प्रेजेंट है ऑन अर्थ एट इंक्रीजेस, है ना, द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो पानी में जो लोग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, डेफिनेटली दे नीड ऑक्सीजन। तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, वहाँ तो एटमॉस्फेयर है नहीं, सो दे हैव द वाटर, और वाटर में बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन डिजोल्व है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो CO2 को फिक्स करती है और ऑक्सीजन को लिबरेट करती है, और फोटोसिंथेसिस एल्गी कराते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में बेटा वो CO2 का फिक्सेशन करते हैं, है ना। दूसरा इसका फायदा है, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। देखो आप लोगों ने 9th या 10th स्टैंडर्ड में फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा, ग्रासेस को गोट खाता है, गोट को लायन खाता है, इस तरह से यू हैव मस्ट स्टडीड अबाउट दैट फूड चेन। तो बेटा वाटर बॉडीज में भी फूड चेन बनती है, फूड वेब ही बनती है। तो एल्गी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, क्योंकि वो खाना बनाते हैं खुद से लाइट को यूज करके। फिर ये, है ना, इनको जू प्लैंक्टन्स मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाते हैं, उन जू प्लैंक्टन्स को छोटी मछलियां खाती है, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती है, बड़ी मछलियों को बड़ी बड़ी मछलियां खाती है। सो दैट इज व्हाट द फूड चेन, है ना। बट इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, ऑलवेज इट विल स्टार्ट फ्रॉम द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, एंड दैट इज द algae. Algae are the primary producers, next then photosynthesis कर पाते इसीलिए, ओके। इसके अलावा बेटा हम लोग यहाँ पे बहुत सारे इनके बेनिफिट देखते हैं, जैसे कि लगभग अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ द मेरीन एल्गी आर यूज्ड एज अ फूड। जैसे आप पालक खाते हो, स्पिनच, ठीक है, मेथी, चौड़ी, इसके जो हरी सब्जियां खाते हैं, वैसे ही बेटा साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत सारे, साउथ एशिया मतलब चाइना, जापान, कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, ये सब उधर, ठीक है। वहां पे ये बहुत ज्यादा चलन है कि वो सी फूड के नाम पे, हमारे पास सी फूड मतलब क्रैब खा जाएंगे तो है, तो हाँ सी फूड तो खाते ही हैं, बट उसके अलावा अलग अलग डिफरेंट 70 स्पीसीज ऑफ द एल्गीज आर कंज्यूम्ड, ठीक है। तो एल्गी को भी, है ना, एज ए फूड कंज्यूम किया जाता है। आपने भी खाया है, ठीक है, बट आपने डिफरेंट प्रोसेस्ड फॉर्म में खाया होता है। जैसे यहाँ पे नाम दिए हैं पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गेसम, अब ये याद हो जाएंगे थोड़ी देर बाद में, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो ये जो है ना पोरफायरा या लैमिनेरिया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है,
लैमिनेरिया, सार्गेसम, ये जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं ये है बेटा, है ना जी, एक्चुअल एडिबल एल्गी है। एडिबल मतलब खाए जाते हैं जिनको, ठीक है, ह्यूमंस खाते हैं। इनके अलावा अगर आप देखोगे तो इनसे कुछ सब्सटेंसेस मिलते हैं एल्गी से, जैसे कि एगार। एगार बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये मिलता है जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दो एल्गी है इनसे, जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया। एंड इट इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स इन, ठीक है। तो जब भी हम बैक्टीरियल कल्चर्स करते हैं, लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो ये बैक्टीरियल कल्चर करना हो, टिश्यू कल्चर करना हो, उसके लिए जो सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, जो है ना, जो बेस यूज किया जाता है जिसमें ये प्लांट्स को या बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है, वो एगार एगार से बनाया जाता है। बट इसके अलावा आपने जरूर आइसक्रीम्स खाई होंगी। तो जब भी आप आइसक्रीम खाते हो, है ना, जो आपका आइसक्रीम खाते हो भैया, तो ये आइसक्रीम या तो जैसे कि जेलीज हम लोग खाते हैं, दिस टाइप ऑफ द जेलीज वी कंज्यूम, तो इनमें जो जेली है, मतलब जो बेस होता है, वो बेटा एगार एगार ही है। ठीक है। आपने बहुत से लोगों ने आयोडेक्स, मूव, जेंडू बाम, टाइगर बाम, ऐसे बाम वगैरह यूज किए होंगे, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं, अभी जैसे झंडू बाम का एग्जांपल लेते हैं, तो वो जो क्रीम बेस होता है ना, वो क्रीम बेस एक्चुअली एगार एगार से बना हुआ है। उसमें आपने नीलगिरी का तेल डाल दिया, लौंग का तेल डाल दिया, है ना, वो जो स्मेल वगैरह आता है एकदम, है ना, तो वो सब ऑयल्स का होता है, ठीक है। बट वो ऑयल कहाँ पे डाला है भाई, वो मलम जो बनता है, वो पेस्ट जो बनता है, जेली, दैट इज अगार अगार, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। यस, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, ये सब नाम हमको पता होने चाहिए। यू मस्ट रिमेम्बर दिस बिकॉज दे आर आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। नाउ देखो और भी कुछ फायदे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सबमरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूसेस हाइड्रोकोलाइट्स। हाइड्रोकोलाइट्स मतलब जिनमें पानी को पकड़ के रखने की बढ़िया पावर है, वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो अच्छी है, ठीक है। वैसे एगार एगार में भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। तो वैसे ही बेटा हम लोगों को एल्जिन नाम का कंपोनेंट मिलता है ब्राउन एल्गी से, ठीक है, जो इसका कमर्शियल, जैसे हमने अभी देखा, बहुत सारे यूजेस है। इवन कैरेजीन मिलता है रेड एल्गी से। तो बच्चों आप लोगों ने बहुत बार, है ना, कैप्सूल्स खाए होंगे, यू हैव, है ना, कैप्सूल्स। तो जो भी मेडिसिनल होती है ना, ऐसी छोटी कैप्सूल्स आती है ना, है ना, यस, खाई कि नहीं है आपने, है ना। तो जब आप कैप्सूल्स खाते हो ना, तो ये जो कैप्सूल्स बनते हैं, देखो मेडिसिन इसके अंदर होता है, मेडिसिन प्रेजेंट इनसाइड इट, उसके अंदर मेडिसिन एग्जिस्ट करता है। तो ये जो कैप्सूल्स बनती है ना, ऊपर का जो कोटिंग बनता है, दैट इज फ्रॉम द कैरेजिन, इट्स मेड फ्रॉम द कैरेजिन, ठीक है। कैरेजिन दैट इज रेड एल्गी, इससे बनता है बच्चों। सो दीज आर यूज्ड कमर्शियली। नाउ देखो, अब हमें यार नोटिस करना है कि अगर नीट हो, सीईटी हो या बोर्ड की एग्जाम हो, वो क्या एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछेगा, तो उसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये सब चीजें पढ़नी होती है। ये नहीं कि बस ऐसे पढ़ते चले गए कथा, कथा जैसे नहीं। देखो वो सिंपली पूछेंगे कि एल्जीन कौन से एल्गी से मिलता है, द आंसर यू हैव टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि ये एनसीईआरटी में साफ लिखा है कि ब्राउन एल्गी से एल्जीन मिलता है। नाउ कैरेजीन कहाँ से मिलता है, तो कह रहे कैरेजीन यू विल गेट फ्रॉम द रेड एल्गी, ठीक है। इस तरह से बेटा चीजें हमें पता होनी चाहिए, यू हैव टू नो। इवन देखो एगार एगार जो भी, वो भी रेड एल्गी से मिलता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ इसका चार्ट देखेंगे और तो हमें याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। आज ही की क्लास में ये करेंगे, मैक्सिमम चीजें, है ना, टुडेज क्लास में ही बेटा हमें पता होनी चाहिए, है ना, हो जाएगी। तो देखो यहाँ हम लोग नोटिस करते हैं प्रोटीन रीच यूनिसेलुलर एल्गी। अगर आप नोटिस करोगे, ये एक अजीब सा काम है। ये क्या है पॉइंट देखो, प्रोटीन रीच यूनिसेलुलर एल्गी like chlorella and spirulina are used as a food supplements by the space travelers। अब यार स्पेस ट्रैवलर्स क्या होते हैं, मतलब देखो जो भी कभी आप लोगों ने हॉलीवुड का एक मूवी है, हैव यू सीन द मूवी दैट इज मार्शियंस, ठीक है। मार्शियंस में एक बंदा होता है यार, वो, है ना, वो जाते हैं मार्स प्लेनेट पे, एंड देन सारे लोग वापस आ जाते हैं, वो वहीं पे अटक जाता है। तो उस मूवी में आप देखना, बिल्कुल क्लियरली आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से उसके पास में ना ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। तो बेटा ये मार्केट में भी मिलते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं क्लोरेला और स्पाइरुलिना, इनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हेवी कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन हम लोग को मिलता है। इसको हम लोग कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट द सिंगल सेल प्रोटीन।
और ये जो सिंगल सेल प्रोटीन होते हैं दे कैन बी कंज्यूम्ड, और ये सिंगल सेल प्रोटीन जिनको हम कंज्यूम करते हैं, एंड देन बाय कंज्यूमिंग दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट कि है ना हम लोगों को बेनिफिट होता है। इवन हम लोगों को भी बेटा मतलब अगर आप स्पायरुलिना के टैबलेट्स खाना चाहो तो दे आर अवेलेबल इन द फार्मेसीज, ठीक है। बट आप जरूरत हो तभी ये सब खाना चाहिए, अभी तो खाना पीना घर में है तो ये सब खाने की जरूरत है नहीं उतनी। तो ये सप्लीमेंट जैसे यूज किए जाते हैं बेटा क्लोरेला और स्पायरुलिना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि स्पेस ट्रैवलर्स जो कुछ भी फूड लेके जाते हैं अपने साथ में, ठीक है, वो जो प्रोटीनियाशियस कंटेंट जो टैबलेट्स होती है वो कौन से एल्गी से बनती है? द आंसर इज क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला। और दूसरा एक एल्गी है जिसका नाम है बेटा, ये एक्चुअली स्पायरुलिना एल्गी नहीं, स्पायरुलिना इज अ बीजीए, बीजीए का मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो क्लोरेला एंड स्पायरुलिना, क्लोरेला एल्गी है, स्पायरुलिना साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हाउ मेनी डिफरेंट एल्गी स्पीसीज आर एडिबल, कितने ऐसे स्पीसीज है जो एडिबल है? नाउ यू कैन गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सर 70 डिफरेंट स्पीसीज आर देयर, जो एनसीईआरटी में है ना नंबर दिया है वो है, ठीक है। एगार, एगार कौन से एल्गी से मिलता है? विच एल्गी प्रोड्यूसेस द एगार एगार? द आंसर इज जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है जो बहुत बार आपको पूछे जाते हैं। तीसरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट वी कैन से, जो सिंगल सेल प्रोटीन बनाए जाते हैं स्पेस ट्रैवलर्स, ठीक है, जो प्रोटीनियाशियस फूड सप्लीमेंट्स खाते हैं वो कौन से एल्गे से मिलता है? द आंसर इज क्लोरेला। आंसर क्या है बेटा? क्लोरेला एंड स्पायरुलिना। स्पायरुलिना इज एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड देन यहाँ पे बेटा एक और है कि एल्जिन कहाँ से मिलता है? आंसर इज ब्राउन एल्गी। कैरेजिन कहाँ से मिलता है? आंसर इज व्हाट? द रेड एल्गी। दैट्स इट, दैट इज अ सिंपल थिंग। तो ये है बेटा कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ द एल्गीज। नाउ वी हैव टॉक्ड इन लास्ट क्लास अबाउट व्हाट द क्लासिफिकेशन। नाउ देखो क्लासिफिकेशन का मैंने एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में ही आपसे पूछा था कि मेन बेसिस क्या है, क्राइटेरिया क्या है ऑफ द क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसको हम लोग कह रहे ग्रीन एल्गी, इसे कह रहे ब्राउन एल्गी और इसे कह रहे रेड एल्गी। तो मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। कौन से प्रकार का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनमें पाया जाता है? क्लोरोफाइसी में, ठीक है, फियोफाइसी में और रोडोफाइसी में। तो ये हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद में, बट नोटिस करो कि ये क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। क्वेश्चन होगा कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, इनमें बेटा जो डिफरेंस है वो क्या है? वो है बेटा फोटो सिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड वन बाय वन, एक एक को हम लोग पढ़ते हैं, क्लोरोफाइसी को, फियोफाइसी और रोडोफाइसी को, तीनों को बेटा हम लोग एक एक को पढ़ते हैं। नंबर 1 क्लोरोफाइसी, ठीक है। देखो क्लोरोफाइसी एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया था, अभी मैं बता देता हूँ ट्रिक नंबर 1। आपने ABCD जरूर पढ़ी होगी, सो ABCD दिस मच, ठीक है, ABCD। अब अगर हमने ABCD पढ़ा है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड क्लोरोफिल के बहुत सारे अलग अलग प्रकार, एक को बोलते हैं क्लोरोफिल ए, फिर क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। नाउ अंडरस्टैंड दिस नंबर ट्रिक, है ना। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, ठीक है। ब्राउन एल्गी जो है बेटा उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है, ठीक है। और बेटा रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी प्रेजेंट है। मतलब आपको ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, BCD ए सब में कॉमन है। क्लोरोफिल ए इज अ यूनिवर्सल पिगमेंट, इट इज प्रेजेंट इन ऑल। देखो ये हीरो है यार, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का हीरो है ये, हीरो क्लोरोफिल है, इसके बिना वो प्रोसेस नहीं होगी। बाकी ये सारे साइड हीरो है, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। तो ये बात हमेशा याद रखो कि क्लोरोफिल ए सारे ही एल्गी में देखने को मिलेगा। नाउ रहता है BCD, है ना, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, BCD, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। दैट इज द ट्रिक नंबर 1। आई होप यू कैन रिमेम्बर नाउ, इट्स अ सिंपल वन, ठीक है। सो अब देखो जो क्लोरोफाइसी में जितने भी एल्गी देखने को मिलते हैं, ग्रीन एल्गी, ए यूनिसेलुलर है बच्चों,
यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल वॉल्वॉक्स भी होता है, फिलामेंट, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, यूडोरिना, ये सब है। ठीक है, ये सारे देखो, ये फिलामेंटस है। ठीक है, ये देखो आपको कॉलोनियल को है ना देखने को मिल रहा है, ये सिंगल क्लैमाइडोमोनास इधर है। ठीक है, यूजुअली ग्रास ग्रीन, इनका कलर ग्रास ग्रीन होता है ड्यू टू द पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। नाउ यू रिमेंबर ए बी, ठीक है, इन क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे बेटा क्लोरोफिल ए, और तो ये क्वेश्चन आपको आएगा कि कौन से पिगमेंट उसमें होते हैं। आंसर इज क्लोरोफिल ए एंड बी। डन, यू हैव प्रिपेयर्ड इट, यू हैव प्रिपेयर्ड इट वेरी वेल। डन। नाउ द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड। अब इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्क जैसे शेप का होगा, या प्लेट जैसे शेप का होगा, या रेटिकुलेट होगा, या तो कप शेप, यहाँ पे दिख रहा है देखो कप शेप, क्लैमाइडोमोनास में कप जैसा है, ग्रीन कलर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कप शेप्ड होता है, या स्पाइरल होता है जैसे कि स्पायरोगायरा में होगा, या रिबन शेप्ड होता है। तो देखो अलग अलग एल्गी में क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस में जो ऑर्गेनल रोल प्ले करता है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट का शेप डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ये आपको समझना है, इन डिफरेंट स्पीसीज देयर इज अ डिफरेंट शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। नाउ देखो, यहाँ पे हम लोग सीधी बात पे आते हैं कि जब भी हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्मेट में ये सब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करनी है। बट कौन बताएगा आप में से कि फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? तो साहब आप बोलोगे सर फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है। क्या बात है, वेरी टैलेंटेड, बहुत ही बढ़िया, सही है। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट इज ए ग्लूकोज, वेरी गुड। बट वो स्टोर कौन से फॉर्म में होता है? तो आपको समझना है, ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के पॉलीमर बनाते हैं, एंड दिस पॉलीमर इज कॉल्ड एज अ स्टार्च। इजी? ठीक है, तो एक्चुअली बेटा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है, स्टोरेज प्रोडक्ट, वो स्टार्च है। ठीक है, अब ये स्टार्च कहाँ पे जमा किया जाएगा? तो यहाँ पे एक नोटिस करना बच्चों, मोस्ट ऑफ देम हैव अ वन और मोर, एक तो स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन किया है ग्रीन एल्गी में, पायरानोइड। अब ये पायरानोइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लो, बीच में ऐसा एक प्रोटीन्स का कोर बना होता है, ऐसे प्रोटीन का एक गोल बना है, और जितना भी स्टार्च बनेगा वो उसके ऊपर जमा करते चले जाते हैं। यहाँ पे देखो स्टार्च बना, जमा हो गया, एक लेयर बना दी, फिर एक लेयर बना देंगे। सो इस तरह से स्टार्च के लेयर जमा करते चले जाते हैं, और ये होता है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि यार इनमें पायरानोइड देखने को मिलते हैं, बहुत सारे पायरानोइड हो सकते हैं, वन और मोर पायरानोइड, एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये एक्चुअली स्टोरेज बॉडीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, स्टोरेज होता है यहाँ पे। सो लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। नंबर वन क्वेश्चन, अब मैं देखो ये एनसीईआरटी है ना, आप नीट का प्रिपेयर कर रहे हो, सीईटी प्रिपेयर कर रहे हो, आपको प्रिपेयर कैसे करना है, दैट ट्रिक इज इंपॉर्टेंट हियर। जैसे आपने ये एनसीईआरटी में स्टेटमेंट पढ़ा, आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, अपने आप को क्वेश्चन पूछो कि पायरानोइड एक सेल में कितने हो सकते हैं? द आंसर इज वन और मोर। इट कैन बी वन और इट कैन बी मोर देन वन। ये देखो यहाँ पे आपको ये आंसर मिलता है। सेकंड क्वेश्चन कि वेयर द पायरानोइड्स आर फाउंड, द आंसर इज इन द क्लोरोप्लास्ट। वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, यस और नो, है ना? अच्छा, थर्ड क्वेश्चन इज, है ना, पायरानोइड क्या स्टोर करता है? द आंसर इज इट स्टोर्स द स्टार्च, है ना। फोर्थ क्वेश्चन इज, पैरानोइड में कौन से दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं? तो एक होता है बीच में प्रोटीन कोर, प्रोटीन से बना हुआ एक कोर होता है सर्कुलर, और उसके ऊपर होता है स्टार्च। दैट्स इट। सो दैट आर द ऑल क्वेश्चंस, है ना। वी नो अबाउट द पैरानोइड। और ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका क्लियर है। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अब होता क्या है कि जब आप ये अभी क्वेश्चन पूछ लिए, आपने आंसर भी दे दिए, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में दबे पड़े रहेंगे। जैसे ये क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, whenever these questions will be asked to you in the examination, अचानक से बेटा आपका दिमाग आपको ये आंसर देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने ही अपने खुद को पूछ के रखे हुए हैं। ठीक है, you have asked yourself. So by this way you have to train your brain, you know, read the NCERT in such a way that you must always ask a question to yourself and give the answer in that same time, in real time, you know, and you will be very powerful. Okay, emerge victor. Anyway, so we have to answer such questions now. Which algae gives the agar?
यू नो इट, ओके, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, अभी याद हो जाएगा थोड़ी देर बाद में। अब ये चौथी बार बता रहा हूँ मैं, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, सिंपल है ना। आफ्टर सेइंग सो मेनी टाइम्स यू विल नो इट, ओके, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, ये दो एल्गी है जिनसे एगार एगार मिलता है। इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। सो पायरानोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। अब ये क्वेश्चन नीट में पहले भी पूछा है, पहले आ चुका है ये क्वेश्चन, यस। नाउ कुछ एल्गी जो होते हैं स्टार्च के अलावा ऑयल ड्रॉपलेट्स को भी स्टोरेज करते हैं, ठीक है। अदर देन स्टार्च दे आल्सो स्टोर द ऑयल ड्रॉपलेट्स। दे हैव अ रिजिड सेल वॉल, देखो एल्गी है तो सेल वॉल तो होगा ही, जो कि हमेशा बना होता है बेटा दो लेयर से। इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड द आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ द पेक्टोज, ठीक है। सो इस तरह से बेटा सिंपली आप लोग क्लोरोफाइसी को समझ सकते हो, बहुत आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं है। ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड बी, पायरानोइड स्टार्च जमा करेगा, प्रोटीन होगा, क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग शेप होंगे, ऑयल ड्रॉपलेट्स भी जमा करता है, और सेल वॉल होता है यार, सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टोज से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो क्लोरोफाइसी, ये जो ग्रीन एल्गी है इनमें, है ना, जो भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ है क्लैमाइडोमोनास, ये देखो ये मूंछ वाला एक सिंगल सेल यूनिसेलुलर क्लैमाइडोमोनास, ये भी क्लैमाइडोमोनास ही ओरिजिनल, ठीक है। और ये देखो ये डायग्राम है बेटा वॉलवॉक्स कॉलोनियल एल्गी, तो वॉलवॉक्स कॉलोनी बनाता है। देखो अभी तो क्वेश्चन भी आया था यार, which of the following is a colonial algae, the answer is वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स is the colonial algae, ठीक है। एंड देन यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स है ना, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सी दिस डायग्राम हियर, ठीक है। ये है यूलोथ्रिक्स जो कि फिलामेंटस एल्गी है यार, आपको दिखाई दे रहा है। अब मैंने पिक्चर्स यहाँ पे लाए हैं ताकि आपको और भी विजुअली वो याद रख सको, इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अच्छा यूलोथ्रिक्स ऐसा दिखाई देता है। आप इसको देखोगे तो बेटा ये स्पायरोगायरा जो है स्ट्रक्चर है, इसके अंदर देखो स्पाइरल रिबन शेप्ड रिबन स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, स्पायरोगायरा। देन देयर इज अ कारा, कारा देखो ब्रांच्ड है, ब्रांचिंग आपको देखने को मिलती है, कारा नाम का एल्गी है। सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा। इवन अभी हम लोगों ने बेटा है ना स्पेस ट्रैवलर वाला एग्जांपल पढ़ा था, क्लोरेला, ये भी यूनिसेलुलर है। तो क्लोरेला भी बेटा ग्रीन एल्गी ही है ना, जो प्रोटीन से भरा पड़ा होता है, जिसमें स्पेस ट्रैवलर्स अपना खाना बना लेते हैं। सो दैट इज वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल, ठीक है। सो नाउ देखो क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा, क्लोरेला, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ठीक है। नाउ देखो इनके रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी बता के रखा हुआ है, ग्रीन एल्गी के कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो फ्रेगमेंटेशन करते हैं, फिलामेंट है तो टूट जाएंगे, दो फ्रेगमेंट हो जाएंगे तो अलग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है। वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो जू स्पोर्स बनाते हैं, जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं तो जू स्पोर्स बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें आइसोगैमी भी देखने को मिलती है, अनाइसोगैमी भी देखने को मिलती है, ऊगैमी भी देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारी चीजें बेटा हमने पढ़ी है, आई से कू, ठीक है। आइसोगैमी, स्पायरोगायरा, एक्टोकार्पस, है कि नहीं, क्लैमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, देखो सब में आइसोगैमी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों अनाइसोगैमी भी देखने को मिलती है क्लैमाइडोमोनास में, यूडोरिना में, ऊगैमस कंडीशन भी आपको देखने को मिलती है, वॉलवॉक्स में ऊगैमस कंडीशन है, ठीक है। सो दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड, इवन कुछ क्लैमाइडोमोनास में है ना ये जो होता है क्या बोलते हैं ऊगैमस कंडीशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द रिप्रोडक्शन एंड दिस इज एंड ऑफ द ग्रीन एल्गी, ठीक है। ऑब्वियसली दूसरा कौन सा एल्गी है, तो दूसरा एल्गी है बेटा ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी। अब ये एल्गी बड़े खतरनाक होते हैं, मैंने जैसे कि आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये एल्गी बहुत बड़े बड़े होते हैं, 100 मीटर इन हाइट, इट्स टू ह्यूज। मतलब अगर इनके आजू बाजू में आप तैरोगे तो आप इतने छोटे से दिखोगे, वन सिंगल स्पॉट, ठीक है, बहुत ही छोटे से, मतलब एक सिंगल, ऐसा देखो यहाँ पे आप ऐसे घूमोगे तो छोटू से दिखोगे। सो दीज आर ह्यूज, है ना, ओशन में जाओगे ना ऐसे तो बिल्कुल ह्यूज, आप इनमें फंस जाओगे, बड़े बड़े पर्दे लगे हैं ऐसा लगेगा। सो एनीवे, केल्प्स इनको हम लोग बोलते हैं, जिसका नाम है मैक्रोसिस्टस, दे आर वेरी ह्यूज,
तो यहाँ पे आप देखो, मैंने ABCD आपको अभी पढ़ाया, ABCD, अब इनमें होगा A और क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल C, ठीक है। Now they show great variation in size and form. They range from simple branch filamentous forms. एक्टोकार्पस छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, ब्रांच्ड, बट केल्प होते हैं प्रोफ्यूजली ब्रांच और बहुत बड़े 100 मीटर इन हाइट। तो ये बहुत छोटा होता है, ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्राउन एल्गी देखने को मिलते हैं। नाउ ये क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे कि यार कि उनमें कौन से प्रकार का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। जैसे कि ये है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कुछ कैरोटीनॉइड्स है और ज़ैंथोफिल्स है। तो आपको क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई द ब्राउन एल्गी इज ब्राउन, ये क्वेश्चन आता है। ब्राउन एल्गी का कलर ब्राउन क्यों है, व्हाई, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। व्हाई इट इज अ ब्राउन, बिकॉज इट हैज अ ब्राउन पिगमेंट। अरे कमाल है। ब्राउन पिगमेंट का नाम क्या है, द ब्राउन पिगमेंट्स नेम इज अ फ्यूकोक्सैंथिन, ये एक ज़ैंथोफिल है। अब ये पढ़ेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर में अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स के बारे में। तो ये एक ज़ैंथोफिल है जो कि ब्राउन कलर का है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोक्सैंथिन। तो फ्यूकोक्सैंथिन नाम का एक पिगमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं ब्राउन पिगमेंट है ये, जिसके वजह से ही बेटा ये ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। देखो क्लोरोफिल तो ग्रीन होते हैं यार, क्लोरोफिल ए सी दोनों ही ग्रीन होते हैं या ग्रीनिश होते हैं। तो ए या सी से वजह, क्लोरोफिल की वजह से वो ब्राउन नहीं दिख रहे हैं, दे आर ब्राउन ड्यू टू द फ्यूकोक्सैंथिन। तो आप लोग बता सकते हो इसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है और फ्यूकोक्सैंथिन है। ये तीन पिगमेंट हमें पता होने चाहिए, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। ना देखो, अगर हम लोग ब्राउन एल्गी के बारे में देख रहे हैं तो यहाँ पे जैसे कि रिजर्व फूड, वहां पे स्टार्च जमा किया था पायरानॉइड में, यहाँ पे पायरानॉइड वगैरह कुछ नहीं होता। फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, अलग ही प्रकार के बेटा स्ट्रक्चर से, लैमिनारिन और मैनिटॉल, ऐसे दो नाम है यहाँ पे, लैमिनारिन और मैनिटॉल ये स्टार्च के थोड़े से डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट के, है ना, पॉलीसैकेराइड के थोड़े डिफरेंट फॉर्म्स है, लैमिनारिन या तो मैनिटॉल, ये है, ठीक है, डिफरेंस। ब्राउन एल्गी में लैमिनारिन और मैनिटॉल होता है, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और बेटा फ्यूकोक्सैंथिन होता है, ठीक है। नाउ द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक सेल वॉल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें भी बेटा सेलुलोज से सेल वॉल बना हुआ है, बट इट इज नॉट कवर्ड बाय द पेक्टोज, इसका आउटर कवरिंग होता है एल्जिन, ठीक है। तो इसका सेल वॉल में सेलुलोज और एल्जिन है। ग्रीन एल्गी में क्या था, सेलुलोज और पेक्टोज था, ये फर्क है। प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स प्लास्टिड्स, ये तो आसान सा पॉइंट है, प्लास्टिड्स मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, बड़ा सेंट्रियोल वैक्यूल होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो, है ना, ये बहुत बड़े एल्गी होते हैं, बहुत बड़े। तो ये जब जमीन को अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट, है ना, जो सी सरफेस में, वाटर के सरफेस में जहां पे भी अटैच होंगे, तो जहां से जो ना, जिस चीज से जिन उनका जो फुट होता है पैर, उसको हम लोग बोलते हैं होल्ड फास्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में बेटा इनमें इस तरह से बेटा एक छोटा सा स्टैक आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं स्टीपे, और एक लीफ लाइक बहुत बड़ा सा बेटा लीफ जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि सही में फोटोसिंथेसिस करता है, उसे बोलते हैं फ्रॉन्ड या तो लैमिना, ठीक है। तो प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मतलब जमीन, जो भी जहां पे भी पत्थर हो, जमीन हो, है ना, जो भी है, जो भी फ्लोर आपको उनको मिलेगा जहां पे भी अटैच होंगे उसको सबस्ट्रेटम कहते हैं। वो किस चीज से अटैच होते हैं, बाय होल्ड फास्ट। दे हैव अ स्टैक कॉल्ड एज द स्टीपे एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड एज द फ्रॉन्ड। तो लीफ जैसा बेटा फ्रॉन्ड, उसके बहुत बड़े बड़े होते हैं ये, बहुत ही बड़े, मतलब आपने कभी सुना होगा, है ना, जो बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं ना, ठीक है, उनके नीचे ऐसे रोटर्स लगे होते हैं, कटर्स, ठीक है, मतलब वो फंस गया तो वहां पे वो रोटर ऑन करते हैं, ठीक है, ताकि ये जो भी अटके होंगे तो उसको काट के फेंक दिया जाए। तो दिस आर वेरी ह्यूज, यू नो, वेरी ह्यूज। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ थोड़ा सा देखने को मिलेगा, ये नॉर्मल पॉइंट है, ज्यादा मुश्किल है नहीं।
तो ये क्योंकि बड़े हैं तो इनमें एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इवन अगर आप यहाँ पे देखो बच्चों, फ्यूकस नाम का एक एल्गी दिखाई दे रहा है। इस फ्यूकस में एयर ब्लैडर्स है। यहाँ पे आपको ओरिजिनल पिक्चर दिखा रहा हूँ, देख लो, ये वाला ओरिजिनल है। यहाँ पे एयर ब्लैडर्स आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, हवा से भरे होते हैं, ठीक है, ताकि इनको फ्लोटिंग, ये फ्लोट करते हैं ना अंडर वाटर में, सो दे गेट द बाउंसी दैट फ्लोटिंग, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। नाउ यहाँ पे जो एग्जांपल्स है वो बहुत आसानी से आप लोग याद रख सकते हो। देखो ये है एक्टोकार्पस, ठीक है, उसके बाद है डिक्टियोटा, उसके बाद है लेमिनारिया, सार्गेजम एंड फ्यूकस। तो ये पांच है बेटा। मैंने इसको ऐसे याद रखा था, इडली, है ना, इडली का ई आई से नहीं शुरू करे, ई से शुरू करे, इडली साफ। अगर मैं बोलूँ आप लोगों को एक प्लेट में इडली खाने को दी तो आपने पूरी साफ कर दी, चाट गए पूरा उसको, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इडली साफ, ई फॉर एक्टोकार्पस, डी फॉर डिक्टियोटा, एल फॉर लेमिनारिया, एस ए फॉर सार्गेसम और एफ फॉर फ्यूकस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द इडली साफ, इडली साफ, ठीक है। तो ये जो इडली साफ है आप लोग अच्छे से याद रख सकते हो। यहाँ पे इवन मैं मजेदार बात बता देता हूँ कि जो लेमिनेरिया होता है इससे मिलता है हमें आयोडीन। इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ द आयोडीन। जो हम लोग नमक में तुम्हारे सॉल्ट है क्या, है सॉल्ट में आयोडीन है क्या, व्हाटएवर, है ना, ऐसे आते हैं ऐड। तो देखो ये जो आयोडीन मिलता है, इसलिए हमने क्या किया, इडली, एल आई मतलब लेमिनेरिया से आयोडीन मिलता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, नमक डाल के इडली साफ, ठीक है, आयोडीन डाल के। सो ये बहुत ही नॉर्मल है। इफ यू रिमेंबर दिस, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनारिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फियोफाइसी। नाउ ये ब्राउन एल्गी है, इनसे एल्जीन मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक्टोकार्पस दिखाई दे रहा है जो छोटा सा ही है। देखो जैसे मैंने अभी बताया था, ब्रांचेस इसमें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सार्गेसम देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ऑल दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये ना, ये देखो, ये एक्टोकार्पस है, ये सार्गेसम, ठीक है। सो ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार बेटा आपको देखने को मिलते हैं, है ना। ब्राउन एल्गी के स्टोरेज क्या मटेरियल है ना, सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, यही बस तो आपसे पूछेंगे। देखो रिप्रोडक्शन के बारे में भी बात करोगे इनके, तो ये भी फ्रेगमेंटेशन ही करते हैं, है ना, फ्रेगमेंटेशन। या तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाले होती है ना, वो इनके केस में है ना, पियर शेप्ड जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। पियर शेप मतलब इस तरह से। अभी जो क्लोरोफाइसी है ग्रीन एल्गी में, जो भी स्पोर्स बनते हैं वो ऐसे सर्कुलर होते हैं, ज्यादा ऐसे पियर शेप्ड होते नहीं। तो ये इनकी स्पेशलिटी है, पियर शेप्ड, है ना। और इनमें हमेशा बेटा दो, है ना, फ्लैजेला होंगे। ऑलवेज दे हैव टू फ्लैजेला, दोनों ही लैटरल साइड में होते हैं और अनइक्वल होते हैं, इस तरह से, टू लैटरल अनइक्वल। आप ग्रीन एल्गी में देखोगे ना, ग्रीन एल्गी में अपिक्स पे आते हैं, दोनों फ्लैजेला का साइज एक जैसा होगा, चार हो सकते हैं तो भी, बट एपिक्स होंगे अपाइकल, एपाइकल इक्वल। ये कहाँ पे पाया जाता है, अपाइकल इक्वल ग्रीन एल्गी। ये कहाँ पे अनइक्वल और लैटरल, ये लैटरल साइड में, एपिक्स पे नहीं आया, है ना। लैटरल और अनइक्वल आपको देखने को मिलेंगे, टू अनइक्वल एंड लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला। ये चीज आपको देखने को मिलती है आपको ब्राउन एल्गी में, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें भी बेटा आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ऊगैमी, ये तीनों टाइप आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग स्पीसीज में, ठीक है। यूनियन ऑफ गैमेट्स अकर्स इन वाटर और विद इन ओगोनियम, तो ये है डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे एक और चीज है बेटा, पियर शेप्ड गैमेट भी बनते हैं। जैसे स्पोर इसके पियर शेप्ड होते हैं, वैसे इसके गैमेट्स भी पियर शेप्ड ही होते हैं, पायरीफॉर्म जिसको कहते हैं, ठीक है। तो P फॉर पायरीफॉर्म, P फॉर पियर शेप्ड, P फॉर फियोफाइसी, रिमेंबर, ठीक है। सो ये हमेशा यहाँ पे ऐसे ही होगा, है ना। इनमें हमेशा दो फ्लैजिला देखने को मिलेंगे, अनइक्वल मिलेंगे, चाहे गैमिट हो चाहे स्पोर हो। इट्स सो सिंपल, इट्स अ नॉर्मल पॉइंट, ठीक है। तो ये है बेटा इडली साफ, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस, इनसे मिलता था एल्जीन। अब आते हैं बेटा रेड एल्गी की तरफ। रेड एल्गी में आपको याद रखना है, मैं एक छोटा सा टोन सेट कर देता हूं। ये टोन है इस तरह से, पो पो जी जी, पो पो जी जी,
पोपोजीजी, पोजी, जिपो, whatever you want to say, you can say पोजी, जिपो, पोपोजीजी, जिजिपोपो, whatever. Just say it. If you say it, you will remember it. What is po? Po is porphyra. What is another po? Po is a polysiphonia. Popo. What is G? G is a gelidium and another G is gracilaria. अभी तो नाम याद हो गए. जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से क्या मिलता है? अगार अगार मिलता है सर. अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओह जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया. जी है ना. सो दे हैव रेड थैलस. अब ये रेड कलर के क्यों होते हैं? अब इनमें आप देखोगे तो इनमें पिगमेंट्स पाया जाता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, और ये मिलते हैं फाइकोएरिथ्रिन नाम का रेड पिगमेंट. और ये अजीब बात है. ठीक है, फाइकोएरिथ्रिन नाम का रेड पिगमेंट देखने को मिलता है, और इसकी रेड पिगमेंट के होने की वजह से बेटा ये एल्गी रेड कलर के देखने को मिलते हैं. दैट्स इट, सिंपल. सो दे हैव अ रेड थैलाई ड्यू टू द रेड पिगमेंट. जैसे कि ब्राउन एल्गी ब्राउन क्यों है? तो व्हाई? बिकॉज इट हैज अ ब्राउन पिगमेंट फ्यूकोक्सैंथिन. वैसे ही रेड एल्गी रेड क्यों है? सर क्या मजाक कर रहे हो? रेड एल्गी रेड इसीलिए क्योंकि उसमें रेड कलर का पिगमेंट मिलता है. अच्छा, नाम क्या है सर? फाइकोएरिथ्रिन. अरे इरिथ्रिन सुना सुना सा लगता है. हाँ सर, इरिथ्रोसाइट. इरिथ्रोसाइट का क्या मतलब है? आरबीसी सर, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स. ओह ऐसा है क्या? उसका इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, बस वर्ड. ठीक है, वर्ड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, सो दैट इज द ओनली थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. सो बच्चों यहाँ पे नोटिस करना, दे हैव अ रेड थैलस बिकॉज दे हैव अ रेड पिगमेंट. अब इनकी स्पेशलिटी, ये भी मेजॉरिटी आर मरीन. मरीन मतलब ओशन में पाए जाते हैं, और ये जहां पे भी पाए जाते हैं वहां पे थोड़ा गर्म पानी होता है, वार्मर वाटर. तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ बेटा ऐसे कौन सा एल्गी है जो गर्म पानी में देखने को मिलेंगे, वार्मर वाटर में देखने को मिलेंगे? तो आप बोलोगे सर रेड एल्गी. ठीक है, रेड एल्गी. नाउ दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड regions close to the surface of water and at a great depth in oceans where relatively little light penetrates. ठीक है. तो यहाँ पे आपको नोटिस करना पड़ेगा, एक अजीब सा फिनोमिनन आपको देखने को मिलता है. ये फिनोमिनन क्या है बेटा? सिंपल फिनोमिनन ये है बेटा कि यहाँ पे आपको एक नॉर्मल सा पॉइंट देखने को मिलता है कि अगर आप ओशन में कूद गए, ठीक है, इफ यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द ओशन, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी यहाँ पे कि जैसे जैसे आप ज्यादा डीप जाओगे ना ओशन में, इनसाइड द ओशन जितना आप ज्यादा डीप जाओगे, तो इन द डीप ओशन द कलर विल चेंज. है ना. जो ऊपर ऊपर पे जो एल्गी आपको देखने को मिलेंगे वो ज्यादा ब्लू कलर के देखने को मिलेंगे. बट जितना आप डेप्थ में जाओगे, जितना आप डेप्थ में जाओगे, उतना बेटा आपको गहरे लाल कलर के एल्गी देखने को मिलेंगे. द रेड कलर विल गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है. तो जो भी ग्रीन, ब्लू, ये जो कलर के एल्गी आपको देखने को मिलते हैं वो आपको सिर्फ सरफेस पे देखने को मिलते हैं. बट एज यू गो इनटू द डीप ओशन, देयर विल बी मोर रेडिश कलर ऑफ एल्गी यू विल सी. इसको गॉडिकाउज इफेक्ट कहते हैं. ये डिपेंड करता है लाइट कितना पेनिट्रेट करता है उसके ऊपर. लाइट कितना पेनिट्रेट करता है उसके ऊपर. तो बेटा 12th स्टैंडर्ड में इकोलॉजी का एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें ये पॉइंट कवर किया गया है. ठीक है. तो उस समय जब ये बात निकलेगी तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ सर एल्गी में भी हमने पढ़ा था, रेड एल्गी में, या इवन साइनोबैक्टीरिया में भी आप पढ़ सकते हो गॉडिकाउज इफेक्ट गूगल पे. ठीक है, अच्छा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये. ठीक है. तो गॉडिकाउज इफेक्ट क्या होता है? बड़ा सिंपल है. अगर आपने कभी मरीन ट्रेंच के बारे में सुना है, ठीक है, मरीना ट्रेंच जिसको बोलते हैं, है ना, उसकी डेप्थ कितनी है? 35,000 किलोमीटर अंदर डीप. ठीक है. तो देखो 500 मीटर से नीचे बेटा लाइट जाता ही नहीं है. कितना? ओनली 500 मीटर वाटर के, है ना, आपको लाइट देखने. उसके अंदर तो है ना घना अंधेरा है, घना अंधेरा. ठीक है. नॉर्मल सी सरफेस जो है वो लगभग लगभग बेटा 15,000 को आपको सी सरफेस का डेप्थ मिलेगा ओशन में. 15,000 की डेप्थ है नीचे. ठीक है. और मरीन ट्रेंच तो 35,000 किलोमीटर डेप्थ में जाओगे. बाप रे बाप, खतरनाक होता है ये. ठीक है. तो यहाँ ये चीज नोटिस करनी है बच्चों आपको कि ऐसी जगह पे, है ना, एल्गी ज्यादा डेप्थ में तो नहीं होते, बट जितना ज्यादा डीप जा सकते हो आप लोग, ठीक है,
वहां पे आपको जितना अगर आप डीप में चले गए उतना बेटा आपको एल्गी का कलर मोर एंड मोर एंड मोर रेडिश होता चला जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पे, लाइट के वेवलेंथ पे, कौन सा लाइट पेनिट्रेट कर रहा है। ओके, सो राइट नाउ हियर वी आर एंड तो आप पढ़ सकते हो गोडी कॉज इफेक्ट के बारे में, दैट दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू स्टडी। नाउ देखो यहाँ पे कुछ और भी एल्गी है जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और वो है बच्चों मल्टी सेलुलर होते हैं यार ये मोस्ट, इनमें कोई यूनिसेलुलर एल्गी देखने को मिलता है नहीं। सम हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बेटा कुछ में बेटा होता है कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। जैसे हम लोगों में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, वैसे ही रेड एल्गी में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मैं दो क्वेश्चन पूछूं आपको। नंबर 1 क्वेश्चन, बता सकते हो आप लोग विच एल्गी इज फाउंड इन वार्मर वाटर? ऑप्शंस है ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। द आंसर इज सिंपल, रेड एल्गी, है ना। दूसरा एक क्वेश्चन है ना, which of the following algae can have the complex body organization? Again the options are same, red algae, brown algae, green algae, blue green algae, and the answer is red algae, you know। बाकी algae में सादा होता है, एकदम कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते। नाउ यहाँ पे बात आती है बेटा, यहाँ पे इनके केस में जो स्टोरेज फूड होता है उसको बोलते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च। कंपैरेटिवली बात करो, उनमें स्टार्च था पायरेनॉइड में, उसके बाद में लैमिनेरिन या मैनिटॉल ये था, अब इसमें है बेटा फ्लोरिडियन स्टार्च। अब आप बायोमोलिक्यूल ये चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको बेटा अमाइलोपेक्टिन या तो ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, अब ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो द फूड इज स्टोर्ड इन द फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च में जो है बेटा है ना फूड स्टोर किया जाता है, which is structurally very similar to the amylopectin and glycogen, ठीक है। So the food is stored as a Floridian starch, तो Floridian starch जैसा बेटा इसको स्टोर किया जाता है, ये डिफरेंस है। नाउ इसके एग्जांपल्स क्या है बेटा, आपको तो मैंने बता दिया, पो जी जी, व्हाट इज पो? पॉलीसाइफोनिया, व्हाट इज पो? पोरफायरा, व्हाट इज जी? जेलिडियम, व्हाट इज जी? ग्रेसिलेरिया। इनसे क्या मिलता है? एगार एगार, है ना, टिश्यू कल्चर में जो यूज करते हैं, पेस्ट्रीज में यूज करते हैं, जेलीज बनाने में यूज करते हैं वो, ठीक है। अच्छा, इनमें से एडिबल खाने वाला कौन सा था? ये देखो, ये है पोरफायरा, ठीक है। इसे लोग खाते हैं यार, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। पोरफायरा इज एडिबल। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको एल्गी के अलग अलग एग्जाम्पल्स और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं ना। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है ना। एक तो मैंने जैसे कि कहा, इनमें भी फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंट्स टूटेंगे तो नया एल्गी बनेगा, है ना, सिंपल है। इनमें एक चीज आपको और देखने को मिलती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर, ठीक है। एसेक्सुअल, यहाँ पे अब नोटिस करो कि यहाँ पे हम लोगों ने जूस्पोर नहीं लिखा, है ना। यहाँ पे मैंने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था वो था बेटा अप्लानोस्पोर आएगा, ठीक है। नॉन मोटाइल, देखो एक बात याद रखना कि रेड एल्गी में कोई भी चीज मोटाइल नहीं होती, ना गैमिट ना स्पोर। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी डू नॉट हैव एनी मोटाइल स्टेज? रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, इनमें से कौन है जिनमें कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं होती? ना कभी स्पोर मोटाइल होते हैं और ना ही कहीं गैमिट। द आंसर इज रेड एल्गी। इट्स सिंपल। कैन आई आस्क दिस सेम क्वेश्चन रिपीटेडली? 1 नंबर, वार्मर वाटर में कौन सा एल्गी मिलता है? आंसर रेड एल्गी। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन से एल्गी के होते हैं? आंसर रेड एल्गी, है ना। विच एल्गी डू नॉट हैव एनी मोटाइल स्टेज? आंसर रेड एल्गी। रेड एल्गी का स्टोरेज फूड मटेरियल क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च। वो कौन से केमिकल के जैसा होता है? वो ग्लाइकोजन जैसा होता है सर। यस, इट इज लाइक अ ग्लाइकोजन और इट इज लाइक ए अमाइलोपेक्टिन, जो कि हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ने वाले डिटेल में, ये एक्चुअली मॉलिक्यूल्स क्या है, ठीक है। सो देयर इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड,
अब देखो मैंने क्या कहा, क्लोरोफाइसी में आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ओगैमी तीनों था। फियोफाइसी में, ब्राउन एल्गी में बेटा आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ओगैमी तीनों था। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप आपको देखने को मिलता है, वो है ओगैमी। आइसोगैमस कंडीशन, अनाइसोगैमस कंडीशन, ये दोनों कंडीशन बेटा इसमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती है। क्वेश्चन बनाओ, है ना। रेड एल्गी शोज विच टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आंसर आइसोगैमी, ऑप्शन बी अनाइसोगैमी, ऑप्शन 3 oogammy, ऑप्शन 4 ऑल आइसो, अनाइसो एंड oogammy। तो आंसर क्या है? आंसर इज oogammy, just oogammy only, no isogamy, no anisogamy, isn't it? I am giving a way to you, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, I am giving a trick how I can score complete 360 out of 360. Yes, that is the way only. The way is this only. Train your brain from this day onwards. For every single statement you must think a question. That's it. Yes. ठीक है ना। अगेन आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं बच्चों, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी के बारे में हमने पढ़ा, बट कंपैरेटिवली अगर उनको पढ़ते हैं तो दिस सेम चार्ट इज देयर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज तक जितने भी क्वेश्चन बेटा नीट में या सीईटी में पूछे गए हैं, ऑल दीज आर एक्चुअली केम फ्रॉम दिस चार्ट। नाउ सी अबाउट द ग्रीन एल्गी, ग्रीन कलर दिया है मैंने, ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर दिया है, रेड एल्गी रेड कलर दिया है ना। Now if you see common name क्या है इसका? green algae, brown algae, red algae. Scientific, what are the scientific names? The chlorophyceae, phaeophyceae, and rhodophyceae. These are the scientific names here. Yes, chloro means green, pheo means brown, and rhodo means red. It's simple. Yes. Okay. Now again you know the ABCD. You know the ABCD. So here the chlorophyll A B, chlorophyll A C, chlorophyll A D. Simple. Simple trick you remember. Yes. Then why it is brown? So it has a brown pigment, fucoxanthin. Why it is red? Because it is a red pigment, phycoerythrin. Simple. Now what are the storage food? It has the starch as well as what? The oil droplets. बराबर? Pyrenoid में इसमें क्या है? It has a mannitol or the laminarin, different types of the carbohydrates. इसमें क्या है? It is a Floridian starch. Okay, can I ask you a question? Floridian starch is a chemically like amylopectin or glycogen, which we have going to learn in biomolecule chapter. Okay. Then cell wall. If you see cell wall is made up of cellulose and pectose. If you see cell wall, cellulose and algin. If you see cell wall, cellulose and agar. Done. Cellulose and pectose, cellulose and algin, cellulose and agar. Cellulose is common. Cell wall is made up of cellulose. Okay, no problem at all. So cellulose and pectose, green algae, cellulose and algin, brown algae, cellulose and agar. That's it. One of you in a red algae. Yes. Now talk about the motile stages and positions of the flagella. Now again you know that. बेटा इनमें जो भी होता है ऐसे ओवल शेप्ड होते हैं, जो भी आपको गैमेट्स या स्पोर बनते हुए दिखाई देंगे, they always have the apical position flagella equal. 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, but they all are equal in length and they are always at the apical position. Here they are always pyriform structures, you know, pyriform, P for pyriform, P for pear shape, P for phaeophyceae. ठीक है, so always they have a lateral and 2 and unequal. This is what the lengthy one, this is the shorter one, and the lateral side, not at the tip. The difference is there. And obviously beta, no, big no. Which of the following algae do not have any motile states? Sir, red algae. कितना आसान है? Yes, red algae. है ना? ना यहाँ पे देखो, ये इनका हैबिटेट कहाँ मिलते हैं? ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं यार, फ्रेश वाटर,
सॉल्ट वाटर मतलब मरीन वाटर, एंड ब्रैकिश वाटर जो ना बैकफ्लो ऑफ वाटर होता है, ब्रैकिश वाटर थोड़ा मॉडरेट इसका ये होगा, सैलिनिटी होगी, ठीक है। एंड देन हियर अगेन देखो फ्रेश वाटर, रेयर, देन सॉल्ट वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, एक्सक्लूसिवली मरीन कौन सा एल्गी होता है, मतलब जो सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाते हैं? तो आंसर आपको लिखना है फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी। यहाँ आप देख सकते हो कि ये फ्रेश वाटर में बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, मतलब मिलते ही नहीं है। देयर आर वेरी वेरी 1 or 2 स्पीसीज यू कैन सी ब्राउन एल्गी, नहीं तो ब्राउन एल्गी आर मोस्टली सीन इन व्हाट द मरीन वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है सम, फ्रेश वाटर में कुछ एल्गी, रेड एल्गी के कुछ स्पीसीज आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, ठीक है, बट दे आर मोस्टली इन मरीन वाटर। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज एक्सक्लूसिवली मराइन, द आंसर इज ब्राउन एल्गी इज एक्सक्लूसिवली मराइन, ठीक है। बाकी जैसे फैक्टर है ये देखो, ये आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ऊगैमी तीनों शो करता है, ये भी आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ऊगैमी तीनों शो करता है, बट ये ओनली ऊगैमी शो करता है। इज इट क्लियर? ये ओनली ऊगैमी शो करता है। सो इस तरह से अगर बेटा देखो कंपैरेटिवली हमने पढ़ा, मैंने वो सारे क्वेश्चंस आपको बताए बेटा जो आ सकते हैं, मैंने पूछे भी ये क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन अगर आप आंसर दे पाते हो तो योर चैप्टर दैट मींस एल्गी इज रेडी राइट नाउ। इफ यू आर, मैंने अगर बोला कि चलो अभी नीट के एग्जाम में बैठो आप भी आज, और एल्गी के क्वेश्चन तो आएंगे तो जो बताए वही आएंगे, क्योंकि यहीं से आते हैं, ठीक है, यू कैन आंसर इट, इट्स सिंपल, ठीक है। सो डन, वी हैव प्रिपेयर्ड एल्गी। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन? हेलो, what is the next one? The next one is the bryophyta. But before bryophyta I want to ask you simple question, एल्गी में कौन सा लाइफ साइकिल होता है? हमने 3 प्रकार के लाइफ साइकिल बेटा मैंने आपको पढ़ाया है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो एल्गी में कौन से प्रकार का लाइफ साइकिल होता है? द आंसर इज एल्गी हैव द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यस और नो, है ना? एल्गी में कौन सा लाइफ साइकिल होता है? एल्गी हैव द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यस और नो, है ना? एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, बट दैट्स इट, डन, सिंपल, है ना? बट इज देयर एनी एक्सेप्शन? तो यस सर एक्सेप्शन है। कौन है सर? ये जो फ्यूकस होता है ना, इडली साफ वाला, हाँ इडली साफ वाला फ्यूकस, उसका क्या है भाई? उसका क्या राडा है? उसका प्रॉब्लम है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। अरे भाई ये तो एक्सेप्शन है, मतलब ये नीट में है, सीईटी में आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। तो ऑल एल्गीज आर हैप्लॉन्टिक। चलो बताओ बेटा, है ना? नेम वन एल्गी स्पीसीज विच शोज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेम एल्गी स्पीसीज विच शोज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपको पता है इडली साफ, इडली साफ यहाँ पे आएगा, है ना? व्हाट शुड बी द आंसर? नेम वन एल्गी विच शो द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आंसर सर फ्यूकस, ओनली दिस मच। ये तो याद रहना चाहिए, बड़ा ही ऑड क्यों नाम रखा है ऐसा पता नहीं, है ना? अजीब सा। सो देखो दैट इज वेरी सिंपल, इट्स अ फ्यूकोक्सैंथिन, है ना? इसी से फाइंड आउट किया हमने, इसके नाम से ही, जिसमें इसको इसमें रिसर्च किया, इट्स कॉल्ड द फ्यूकोक्सैंथिन, द फ्यूकस, यस, है ना? सो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, है ना? डिप्लॉन्टिक। सर और कोई एक्सेप्शन है क्या? है ना, एल्गी में और एक्सेप्शन है ना? अभी देखो फ्यूकस का कार्यक्रम हो गया, निपट गया, हाँ सर। अभी देखो, है ना, यहाँ पे मैं कुछ नाम लिखता हूँ, जैसे कि ये है देखो केल, अच्छा, और सर वो एक पोपोजीजी में था ना, वो क्या है? पॉलीसाइफोनिया, ओ अच्छा, वो उसका क्या नाटक है भाई? और इडली साफ में भी है सर, कौन? एक्टोकार्पस, अच्छा इनका क्या नाटक है बताओ? सर ये तीनों एल्गी है, बट फिर भी ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। अरे यार ये भी एक्सेप्शन है, कमाल हो गया। So can you tell me 3 different algae which are actually showing the not haplontic life cycle? The answer is kelp, Polysiphonia and Ectocarpus.
और अगर आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी पढ़ोगे ना आप, तो प्लांट किंगडम चैप्टर जहां खत्म होता है उसका आखिरी स्टेटमेंट बेटा यही है, फ्यूकस शोज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड केल पॉलीसाइफोनिया एंड एक्टोकार्पस शोज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एनसीईआरटी का लास्ट लाइन इस चैप्टर का, जब पढ़ोगे तो दिख ही जाएगा ये, यू विल सी इट। So, Kale Polysyphonia as well as Ectocarpus. Okay, it will shows this haplodiploidic life cycle. सर एग्जाम्पल बहुत आसान है, इसमें इडली सांप है, इडली सांप, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया। अच्छा नाम बताओ रे, आयोडीन कौन से एल्गी से मिलता है? सर लैमिनेरिया, इडली में एलाई है ना, एलाई। अच्छा, ओहो, वेरी गुड। इनके एल्गी के एग्जांपल बताओ सर। कुछ नहीं, इसमें गाना बोलने का है, पोपो जी 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 पोपो पोजी पोजी जी पोजी पो। अच्छा ये क्या है सर? पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया। अगार अगार किससे मिलता है सर? जेलिडियम ग्रेसिलेरिया से अगार अगार मिलता है। ओ माय गॉड, ऐसा है। थैंक यू, है ना। अगर अभी तक आपको आप ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे कि अगार अगार किससे मिलता है, तो यार मतलब आपने कान बंद करके रखे हुए, यू जस्ट क्लोज्ड योर ईयर्स, है ना। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हो, ओके क्लोरोफाइसी, ओ यस, क्लोरोफाइसी में जो भी अभी बाकी बचे वो सब क्लोरोफाइसी में। उसके लिए मैंने कोई निमोनिक नहीं बनाया, बनाया है क्या? कुछ नहीं। हाँ, उसमें है क्लैमाइडोमोनास है, कारा है, स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, ठीक है। स्पायरोगायरा के बारे में एक पॉइंट बिल्कुल 100% याद रखना कि स्पायरोगायरा में नॉन मोटाइल गैमेट बनते हैं, है ना। इट डू नॉट प्रोड्यूस मोटाइल गैमेट, स्पायरोगायरा। दैट्स इट, डन हो गया बेटा। एल्गी इज ओवर, ठीक है, एल्गी इज ओवर। यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? ठीक है, इसमें यही है, डोंट फील लो, डोंट फील सजेस्ट योर ब्रेन दैट आई कैन नॉट रिमेम्बर। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब फालतू बातें हैं। You remember, you have a super brain, you can remember everything. Now देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों ब्रायोफाइटा की। अब यार ये ब्रायोफाइट जो है इनको हम है ना एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। अब ये बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, बहुत ही छोटे से। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, ये उसका ग्रीन पार्ट है, ठीक है। बट आप इवन देख सकते हो यहाँ पे एक ऐसा ब्राउन पार्ट बेटा आपको दिखाई दे रहा है ना, है कि नहीं? तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। कौन सा लाइफ साइकिल शो करते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। सो दिस शोज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें दो प्रकार के जनरेशंस आते हैं, एक होता है गेमिटोफाइट, बराबर। क्या होता है बच्चों? एक होता है गेमिटोफाइट। अब ये गेमिटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है, ये मैंने आपको बता के रखा है। तो ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, ये छोटे छोटे पत्ते, ये सारे गेमिटोफाइट है, ठीक है। सारे गेमिटोफाइट है, जितने भी आपको ग्रीन दिखाई दे रहे हैं वो सब। और एक होता है बेटा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो कि स्पोर प्रोड्यूस करता है, और स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो स्पोरोफाइट है, जो स्पोर प्रोड्यूसिंग करने वाला, ये जो मैंने ब्राउन कलर का बनाया हुआ ये, ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ स्पोरोफाइट। तो ये जो ब्राउन कलर की ये डंडी निकली हुई, ये देखो, ये स्पोरोफाइट है, दिख रही है, ये स्पोरोफाइट है। ये कैप्सूल है उसका, ये वाला कैप्सूल है, ये वाला, ठीक है। और इस कैप्सूल से बहुत सारे स्पोर्स बना करके रिलीज करता है। जमीन पे गिरेंगे स्पोरोफाइट, जमीन पे गिरेंगे तो नए नए गैमेटोफाइट बनेंगे। तो इस तरह से लाइफ साइकिल चलती है। मतलब देखो, गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है, उसके ऊपर ही ग्रो होता है स्पोरोफाइट, और यही स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाते हैं, यही स्पोर वहीं पे गिरते हैं, और वहीं से फिर से बेटा गैमेटोफाइट बनता है। फिर गैमेटोफाइट के ऊपर सोरोफाइट आता है। क्या है? हैप्लो गैमेटोफिटिक जनरेशन, डिप्लो स्पोरोफिटिक जनरेशन, दोनों एक के बाद एक देखने को मिलती है। इसलिए इसको हम लोग हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। सो इजी, हाँ सो इजी, बहुत ही आसान है, टू मच इजी, है ना। क्लियर है ये? नाउ यहाँ पे आते हैं ब्रायोफाइटा।
Now they are called as amphibians of the plant kingdom. भाई इनको हम लोग amphibians कहते हैं plant kingdom के। क्यों? क्योंकि इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन, इसके इनके फर्टिलाइजेशन के लिए जब पानी चाहिए, वाटर, है ना। तो बिना ये जमीन के ऊपर ग्रो तो होते हैं, दे ग्रो ऑन द टेरेस्ट्रियल साइड, मतलब वो जमीन के ऊपर ग्रो तो होते हैं। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है, एल्गी के बाद में आए हैं इवोल्यूशन में। सो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। देखते रहना, ये भी याद हो जाएंगे एग्जाम पर, बट जस्ट लिसन केयरफुली, इफ यू लिसन इट यू रिमेम्बर इन द क्लास इटसेल्फ, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग नोटिस करते बेटा, अच्छा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन है सर? ब्रायोफाइटा। ओ ऐसा है, क्यों? व्हाई दे आर एम्फीबियंस सर? दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। अच्छा, जैसे फ्रॉग, हाँ सर, फ्रॉग जमीन पे ग्रो होता है, बट जब उसको फर्टिलाइजेशन करना है पानी में जाता है, एग्स ले करता है। अच्छा, वो एम्फीबियंस है, हाँ, इसलिए इनको एम्फीबियंस कह रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेटा, सॉइल एंड बट नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे आपको वॉकिंग फिश पता है? चलने वाली फिश, ऐसी फिश जो चलती है, यस, जिसको पैर होते हैं, है ना, देखना कभी वॉकिंग फिश, है ना। सो बिकॉज दे कैन लाइव इन सॉइल बट नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वैसा ही है यहाँ पे। से दे ऑकर इन डैम, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। अब आप कभी आप ऊटी वगैरह घूमने जाओगे, मसूरी घूमने जाओगे, वहां एकदम ठंडा पहाड़ी जोन है। इवन मुंबई में भी बहुत सारे हिली जगह है, वहां पे भी आप आजू बाजू में जाओगे, है ना, वहां पे आपको बेटा ये ऐसे इस तरह से बेटा पत्थरों के ऊपर, ऐसे छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर भी आपको ये छोटे छोटे ग्रोथ आउटग्रोथ देखने को मिलते हैं। थोड़ा पास में जाके देखोगे तो बड़ा ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे आपको। ऑल दीज आर द ब्रायोफाइट्स, ये सारे ब्रायोफाइट्स है। इनको फ्लावर्स तो आते ही नहीं है, और ना ही बेटा इनको स्टेम होता है, ना ही रूट होता है, ना ही लीव्स होते हैं, कुछ नहीं होता। ये भी थैलस है, थैलॉइड है। सो दे ऑकर इन डैम एंड ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। नाउ अब इनकी जो बॉडी होती है इज नॉट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। तो एल्गी से थोड़े अच्छे डेवलप्ड है ना, एल्गी से थोड़े अच्छे हैं, बट इट इज इट्स थैलस लाइक। थैलस लाइक मतलब प्रोस्टेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। तो आप ये डायग्राम देख लो, ये वाली, ये नीचे गैमेटोफाइट है बेटा, ये देखो, इसको देखो, एक मेन एक्सिस है और छोटे रूट जैसे स्ट्रक्चर है। रूट नहीं है, ये राइजोइड है, क्योंकि हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड राइजोइड से मेन एक्सिस हैप्लॉइड है, लीफ जैसे अपेंडेजेस है, हैप्लॉइड है। और इनके ऊपर वो जो मैंने ब्राउन कलर का दिखाया था, देखो ये देखो स्पोरोफाइट आया। स्पोरोफाइट में होता है फुट, सीटा एंड कैप्सूल, कैप्सूल से स्पोर बना के रिलीज कर देता है, दैट्स इट, डन। बट यहाँ पे रूट, स्टेम, लीव, जाइलम, फ्लोएम, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, नथिंग, ठीक है। फ्लावर, सीड, ये सब नाटक नहीं है, बहुत छोटे होते थे, बहुत छोटे। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स, उनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं होता है। दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो, रूट लाइक, लीफ लाइक, देखो जैसे अगर मैंने शब्द ये कहा बैक्टेरॉइड, जैसे मैं बैक्टेरॉइड ये बोलता हूँ ना, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो बैक्टीरिया जैसी है, इट इज लाइक अ बैक्टीरिया, ठीक है। वायरॉइड, वायरॉइड कहते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ये वायरस नहीं है, ये वायरस जैसा है, इट्स लाइक अ वायरस, ठीक है, वैसा ही बेटा। राइजोइड्स, तो राइजोइड्स मतलब इट इज अ राइजा लाइक, मतलब रूट जैसा है बट रूट नहीं है। इज इट क्लियर? समझ रहे हो बेटा? राइजोइड। So they lack true roots and all the things are there, ठीक है। The main plant body is haploid, तो इनकी जो main plant body होती है वो गैमेटोफाइट है, जो कि हैप्लॉइड है हमेशा। It produces gametes, ये गैमेट बनाता है, इसीलिए hence it is called as the gametophyte, ठीक है, इसलिए उसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। नाउ अब इस गैमेटोफाइट को देखोगे, स्पोरोफाइट को बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ गैमेटोफाइट को देखेंगे। अभी गैमेटोफाइट की प्लांट बॉडी ऐसी थैलस चपटी होती है यार, देखो ऐसे ऐसे चपटी थैलस जैसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इनके ऊपर ये जो थैलस है, आप नीचे साइड में देखो राइजोइड्स आए हैं, छोटे छोटे राइजोइड्स हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो छोटे छोटे राइजोइड्स हैं।
ठीक है, और उनके ऊपर बेटा सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, क्योंकि इनको गैमेट बनाना है। तो देखो ये गैमेट बनाने वाला गैमेटोफाइट है, ये गैमेट बनाने वाला सेक्स ऑर्गन है ना, आर्किगोनिया, एंथ्रेडिया, और इनसे गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। सो विल स्टडी देम ऑल। नाउ द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। अब यहाँ पे यार मुद्दा बहुत क्लियरली समझो आप लोग, ठीक है। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एल्गी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इफ यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू दैट कि एल्गी हैव यूनिसेलुलर जैकेटलेस सेक्स ऑर्गन्स। उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने होते हैं, उनके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, सादा से सेक्स ऑर्गन है ना। एंथ्रेडिया, ऊगोनिया, एल्गी में, एल्गी के बारे में बात करें। अगर हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करते हैं तो इनके सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं, मतलब ऊपर उनकी कोटिंग होती है, स्टेराइल कोटिंग होती है, ठीक है। सो द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथेरिडियम कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, एंथेरिडियम। और ये बनाता है बेटा स्पर्म, जिनको बायफ्लैजेलेटेड स्पर्म प्रोड्यूस करता है। सो इट प्रोड्यूसेस बायफ्लैजेलेटेड स्पर्म्स, इस तरह से स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बायफ्लैजेलेटेड, दो फ्लैजेला होते हैं, ये पानी में तैरते जाएगा अपना, वाटर नीडेड फॉर द फर्टिलाइजेशन, मतलब ये पानी में गिरते हैं और जाते हैं अपने तैरते 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 फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंचते, बराबर पानी में तैर के, ठीक है। सो मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं एंथ्रीडिया। तो यहाँ पे आपको बेटा एंथ्रीडिया दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे एंथ्रीडिया है, ठीक है। जो एक ब्रांच के ऊपर है उस ब्रांच को हम लोग बोल रहे हैं एंथ्रेडियोफोर, है ना। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को बोलते हैं आर्किगोनियम, आर्किगोनियम, ठीक है। ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, प्रोड्यूसेस सिंगल एग, तो उसमें बेटा एग प्रोड्यूस होता है, इस तरह से फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा लाइक दिस, और इनके अंदर बेटा एग सेल होता है यहाँ पे। अब जो भी ये पानी में तैरते तैरते आ जाएंगे और तैर के बेटा अंदर घुस जाते हैं इससे, ठीक है। अंदर घुस जाएंगे वहां पे, फिर ये हैप्लॉइड होता है, एक सेल भी हैप्लॉइड है, बस दोनों मिलकर डिप्लॉइड, सिंगेमी, यस, ये पढ़ाया मैंने यहाँ। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तीनों, ठीक है, ये मैंने आपको बता के रखे। फ्रीक्वेंटली बेटा उतना पोर्शन आप देख लिया करो, है आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, यू कैन सी इट, जस्ट सी इट, वाई, बिकॉज हर बार अब ये रिपीट होगा ना। यहाँ पे बच्चों हमें नोटिस करना है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर्किगोनियम होते हैं। ये देखो, ये एक एग्जांपल दिया है मर्केंशिया, है ना, मर्केंशिया नाम का एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा बाद में बात करते हैं, बट क्या आप है ना देख सकते हो कि मर्केंशिया में फीमेल प्लांट बॉडी अलग है और मेल प्लांट बॉडी अलग है, मतलब फीमेल प्लांट बॉडी के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए हैं, मेल प्लांट बॉडी के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए हैं, यू कैन सी इट, ठीक है। तो दो वर्ड्स मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, प्यारे बच्चों ध्यान देना। वर्ड क्या है, वर्ड ये है कि जैसे कि हम लोग मानते हैं, अगर आप पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके एक ही बॉडी के ऊपर दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म्स आर द hermaphrodite, hermaphrodite मतलब सिंगल बॉडी हैव बोथ द सेक्स ऑर्गन्स, मेक्स मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही अर्थवॉर्म के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो जब भी बेटा आपको ऐसा देखने को मिलेगा, प्लांट्स में भी ऐसा होता है, अगर एक ही प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर सब प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मोनोएशियस कंडीशन। मोनोएशियस प्लांट का मतलब क्या है, कैन यू टेल मी व्हाट इज मोनोएशियस? मोनोएशियस प्लांट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोएशियस? इट्स अ सिंपल, मोनोएशियस प्लांट का मतलब होता है, व्हाट इज दैट? मोनोएशियस प्लांट का मतलब होता है ना, बोथ द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, है ना, एक ही प्लांट के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होना, उसको बोलते हैं मोनोएशियस। दूसरा वर्ड है बेटा यहाँ पे डायोशियस, डायोएशियस। नाउ डायोशियस प्लांट का मतलब है बेटा कि यहाँ पे जो कंडीशन देखने को मिलती है, और वो है कि मेल और फीमेल प्लांट बॉडीज आर डिफरेंट, है ना। जैसे कि यहाँ पे फीमेल प्लांट और मेल प्लांट बॉडी अलग अलग है, अलग अलग प्लांट बॉडीज के ऊपर है ना सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं।
इसीलिए इसको बोलते हैं डायोशियस कंडीशन। अगर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में भी बात करें तो ह्यूमन बींग्स आर डायोशियस, है ना, मेल एंड फीमेल बॉडीज आर डिफरेंट, यस और नो, है ना। सो दैट इज वेरी सिंपल थिंग, है ना, दैट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, तो मोनोएशियस और डायोशियस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। बेटा ये जो मर्केंशिया नाम का प्लांट यहाँ पे दिया है, मर्केंशिया, ठीक है, ये मोनोएशियस है कि डायोशियस है, बता दो, कैन यू टेल मी? यस, मोनोएशियस है कि डायोशियस है? कौन से टर्म में फिट बैठता है ये? क्योंकि इसमें दो प्लांट बॉडीज है अलग अलग, मेल सेक्स ऑर्गन अलग है, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट पे है, तो बेटा मर्केंशिया डायोशियस है, यस और नो, है ना। मर्केंशिया कैसा है? डायोशियस है। तो दिस क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, इट्स अ सिंपल वर्ड राइट नाउ। अभी देखो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, जस्ट विल मूव टू द आर पेन एंड पेपर मेथड, नोट्स के ऊपर हम लोग जाते हैं। ठीक है, नोट्स में जाकर के, क्योंकि ये नोट्स मैं आपको सेंड करूंगा, है ना, तो हम लोग देखो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। दिस इज व्हाट द ब्रायोफाइट। ठीक है, तो अब जब भी ब्रायोफाइट के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इनमें दो प्रकार के प्लांट बॉडीज होती है। मेन प्लांट बॉडी को हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं, करेक्ट है? दिख रहा है आपको मेन प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं? मेन प्लांट बॉडी इज अ गैमेटोफाइट। डन, ये देखो, दिस इज अ गैमेटोफाइट, दिस इज अ मेन प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज अ गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड है मतलब एन, ठीक है, गैमेटोप्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, ऑलवेज हैप्लॉइड। अब ये गैमेटोफाइट है मतलब देखो मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोफाइट? गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट, गैमेट बनाएगा, गैमेट भी हैप्लॉइड होते हैं, बट इनके ऊपर होते इट प्रोड्यूसेस सेक्स ऑर्गन्स, पहले सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा, सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस गैमेट्स, फिर ये सेक्स ऑर्गन गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलस होती है, बट थैलस अलग अलग प्रकार से हो सकती है। वो प्रोस्ट्रेट मतलब चपटी हो सकती है, या इरेक्ट होती है, जैसे कि आमतौर पे नॉर्मल प्लांट्स होते हैं इरेक्ट। ठीक है, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, ठीक है, दीज आर द टू डिफरेंट वेज, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। ठीक है, अभी जो मर्केंशिया का एग्जांपल देखा वो प्रोस्ट्रेट था, है ना, थाली जैसा था, ग्रीन प्लेट जैसा। नाउ यहाँ पे नोटिस करो बच्चों, हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। इसके क्लासिफिकेशन में हमें तीन ग्रुप पढ़ने हैं बेटा, थ्री ग्रुप्स। एक है लिवरवर्ट, एक है हॉर्नवर्ट और एक है मॉसिस। हमारी एनसीईआरटी में लिवरवर्ट के बारे में कुछ भी मेंशन किया नहीं है, थैंक गॉड, है ना। दो ही ग्रुप पढ़ने हैं हमें, लिवरवर्ट और मॉसिस। ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूंगा आपको लिवरवर्ट्स की, बट यहाँ पे सिर्फ सॉरी हॉर्नवर्ट्स की। तो हम लोग फोकस करते हैं सबसे पहले बच्चों लीवर वर्ड की तरफ। लीवर वर्ड, लीवर जैसे होते हैं, वर्ड, लीवर वर्ड, मॉसेस, ये दो हमें पढ़ने हैं। चलो लेट्स स्टार्ट लीवर वर्ड। सो यहाँ पे बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट द लीवर वर्ड, हियर देयर इज अ लीवर वर्ड, यू कैन सी दिस हेडिंग। अब इसका एग्जाम्पल, दो ही एग्जाम्पल है, एक तो मर्केंशिया है जो अभी मैंने दिखाया था आपको, मर्केंशिया, और एग्जाम्पल है रिक्शिया, ऑटो रिक्शा नहीं, अलग है, मर्केंशिया रिक्शिया, मर्केंशिया रिक्शिया, these are the examples here, so you can see this one। ठीक है, मर्केंशिया आपको याद हो जाएगा क्योंकि मर्केंशिया में बहुत बार बोलूंगा, जैसे कि अभी मैंने मर्केंशिया बहुत बार बोला भी। यस सर, और ये किसका एग्जाम्पल है मर्केंशिया? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट द लीवर वर्ड। कौन सा एग्जाम्पल बेटा? मर्केंशिया। यस सर। नाउ ये देखो, ये मर्केंशिया नाम का जो प्लांट है ये प्रोस्ट्रेट होता है यार, थाली जैसा, मतलब डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड, फ्लैट मतलब दोनों तरफ से, डॉर्सल साइड से वेंट्रल साइड से चपटा है, चपटा, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट। देखो इनका बहुत बड़ा नाम है, अगर हम लीवर वर्ट को बहुत बड़ा नाम जानना चाहते तो उसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक ऑप्सीडा। लीवर वर्ट को एक्चुअली जैसे कि हम ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी कहते हैं, वैसे ही लीवर वर्ट को हम लोग कहते हैं हिपैटिक ऑप्सीडा, हिपैटिक ऑप्सीडा। हिपैटिक ऑर्गन मतलब लीवर होता है यार, लीवर इज अ हिपैटिक ऑर्गन, किडनी इज अ रीनल ऑर्गन, बराबर है ना, हार्ट इज अ कार्डियक ऑर्गन, बराबर। आपने सुना होगा, ये जरूर जानते होंगे आप लोग, हार्ट के बारे में तो जानते हो, कार्डियक, है ना।
नाउ यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि अगर जब भी आप इस प्लांट को देखोगे, तो ये मैंने ड्रॉ किया है। अब आप इसको देख सकते हो कि डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर है। ये ऊपर का डॉर्सल सरफेस, नीचे बेटा वेंट्रल सरफेस। यहाँ पे बीच में आपको मिडरिब जैसी चीज देखने को मिलती है, एक लाइनिंग देखने को मिल रही है दिस वे। यू कैन सी दिस मिडरिब हियर। ठीक है, इस मिडरिब को अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा बेटा, है ना, यहाँ पे ऊपर, उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, ये वाला एरिया, इस तरह से जो हमने अभी देखा था डायग्राम। तो मर्केंशिया के डॉर्सल साइड में हमेशा सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे। तो बेटा वेंट्रल साइड में क्या है, तो वेंट्रल साइड में क्या होता है यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। देखो वेंट्रल साइड में क्या क्या चीजें हो सकती है। ऑन द वेंट्रल साइड देयर इज समथिंग, मतलब उसको निकाल करके देखोगे तो नीचे के साइड में देखो, ये तो मिडरिब है ही मेरे प्यारे बच्चों, ये है मिडरिब, है ना उसका। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ऐसे मार्जिन्स के ऊपर ऐसे पर्पल कलर के जो निकाले हैं वो है बेटा स्केल। स्केल लीव्स होते हैं छोटे छोटे एकदम। ठीक है, मतलब देखो उनके ऊपर कोई भी पैर वैर रख देगा ना ये ब्रायोफाइट्स के ऊपर, ठीक है, तो भी बेटा वो सहन कर लेते हैं। इसलिए इनको मैं बोल रहा हूँ दे आर द शॉक एब्जॉर्बर्स। नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हो, दे आर द शॉक एब्जॉर्बर्स। स्केली लीव जो होते हैं वो, स्केल जो है वो शॉक एब्जॉर्बर है। बट इनके ही बिल्कुल नीचे बेटा, मतलब जो मिडरिब है उसके लाइन में आपको बहुत सारे छोटे छोटे राइजॉइड देखने को मिलते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं राइजॉइड। ये यूनिसेलुलर है और इनका काम क्या है राइजॉइड का, रूट का क्या काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट? मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करना, एंकरेज करना, यही काम ये भी कर रहा है। तो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिसेलुलर, हमेशा याद रखो यूनिसेलुलर राइजॉइड, मर्केंशिया में यूनिसेलुलर राइजॉइड ही देखने को मिलते हैं। दैट्स इट, डन। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी एक और चीज बोलती है, वो कहती है कि लीवर वर्ट जो होते हैं ना, लीवर वर्ट के केस में कभी कभी इरेक्ट स्टेज भी देखने को मिलता है। ऐसा ऐसा इरेक्ट स्टेज आप देख पा रहे हो, इरेक्ट, जिसको हम लीफी स्टेज कहते हैं। दिस इज व्हाट द लीफी स्टेज। ठीक है, अब ये लीफी स्टेज जब भी होता है ना, इसमें क्या होता है, एक एक्सिस होगा बीच में, सेंट्रल एक्सिस, नीचे बेटा यूनिसेलुलर राइजॉइड्स भी होंगे। बट ये जो सेंट्रल एक्सिस है उनके ऊपर लीफ जैसे, छोटे छोटे लीफ जैसे स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिले, टू रोज में, दो रोज देखने को मिले, इधर एक रोज है, इधर एक रो है। ठीक है, इस तरह से टू रोज में बेटा आपको देखने को, और टिप के ऊपर, एट द टिप यू कैन सी द स्पोरोफाइट, या तो सेक्स ऑर्गन टिप के ऊपर डेवलप होंगे। तो बस इतना ही फर्क है बच्चों, है तो ये भी हैप्लॉइड पूरी तरह से, ग्रीन है, हैप्लॉइड है, एवरीथिंग इज दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये रहा बेटा लीवर वर्ट की केस में बड़ा ही सिंपल पॉइंट। वो होते हैं प्रोस्टेट मोस्टली, मर्केंशिया प्रोस्टेट है, मर्केंशिया डायोशियस है। मर्केंशिया के डॉर्सल साइड के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, इस तरह से स्पोरोफाइट जब भी बनेगा, स्पोरोफाइट में तीन पार्ट होंगे, कैप्सूल, सीटा एंड फुट, जो कि डिप्लॉयड होता है और उसमें डेवलप होता है, उसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। जिससे, है ना, स्पोरेंजिया क्या होता है मैंने बताया है, स्पोरेंजिया का मतलब है स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तो ये कैप्सूल मतलब स्पोरेंजिया है, जहां से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो भी डॉर्सल साइड में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में बेटा अगर हम लोग हॉर्नवर्ट के बारे में बात करें, तो इनमें एक स्पेशल बात होती है, इनका जो जो स्पोरोफाइट होता है, ऐसे सिंग जैसा, हॉर्न जैसा ग्रो होता रहता है, इसीलिए इसको हॉर्नवर्ट कहते हैं। दैट्स इट। ठीक है, इसमें स्केल लीव्स नहीं होते, है ना, सो दैट इज द वेरी सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब आते हैं बच्चों मेन चीज की तरफ, यहाँ पे आते हैं मॉसेस के बारे में बात करते हैं। मॉसेस मतलब मसाए, इनमें सारे बेटा लीफी स्टेज ही देखने को मिलता है, प्रोस्टेट स्टेज इनमें होता ही नहीं है, लीफी स्टेज। बट फर्क क्या है देखो थोड़ा सा ध्यान से, इनके लीफी स्टेज में जो लीव्स होते हैं ना, लीफ का जो अरेंजमेंट है लीफी, वो स्पाइरल अरेंजमेंट है, टू रोज में नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने क्लियर किया है, यहाँ पे मैंने बताया कि ये टू रोज में होते हैं, यू कैन सी टू रोज में, दो रोज आपको दिखाई देते हैं जब भी मैं लिवर वर्ट के लीफी स्टेज के बारे में, इरेक्ट स्टेज के बारे में बात करता हूँ, लिवर वर्ट क्या। बट जब भी बेटा मैं मॉसेस के
इरेक्ट स्टेज के बारे में बात करता हूं तो इनमें स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होगा, ऐसा 2 रोज में अरेंजमेंट नहीं होता। और डिफरेंस क्या है, और एक डिफरेंस है, इनके जो राइजोइड होते हैं बेटा वो मल्टी सेलुलर होते हैं विथ ऑब्लिक सेप्टम ब्रांच्ड। ये नीट में बहुत बार पूछा गया है। ऑब्लिक सेप्टम का मतलब है, देखो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, सेल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो ऑब्लिक ऑब्लिक होता है। तो आपको मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं अभी, बेटा मोसेस में राइजोइड कैसे होते हैं? आंसर, सर दे आर मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड एंड विथ ऑब्लिक सेप्टम। ठीक है, उनके जो सेल्स के बीच में जो सेप्टम्स होते हैं वैसे ऑब्लिक ऑब्लिक होते हैं। ठीक है, तो लिवरवर्ट और मोसेस के राइजोइड में क्या डिफरेंस है? लिवरवर्ट और मोसेस के राइजोइड में क्या डिफरेंस है? सर लिवरवर्ट का राइजोइड यूनिसेलुलर होता है। ओहो अच्छा, थैंक यू। और मोसेस का जो राइजोइड है वो मल्टी सेलुलर और ऑब्लिक सेप्टम वाला होता है। अच्छी बात है भाई, खतरनाक हो गया। कोई डाउट है बच्चों इसमें? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? एनी डाउट? ओके, नाउ यहाँ पे आते हैं बच्चों, सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। सेक्स ऑर्गन्स, नाउ टॉक अबाउट द सेक्स ऑर्गन्स। यहाँ पे बेटा मैंने कहा कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, स्टराइल जैकेट होता है। मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में अगर बात करोगे तो मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में जब भी आप बात करोगे तो मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज द एंथेरिडियम, और ये प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट स्पर्म सेल्स, जो कि जिनको हम कहते हैं एंथेरोजॉइड। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथेरिडियम, मेल गैमेट स्पर्म जो होता है उसको बोलते हैं एंथेरोजॉइड। ना जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक रैकेट शेप स्ट्रक्चर होता है, रैकेट शेप। ऐसे ऊपर बेटा एक स्टेराइल जैकेट है जो पिंक कलर का बनाया हुआ है, और जो येलोविश कलर का है वो बेटा एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स है, मतलब स्पर्म प्रोड्यूस करने वाले सेल। ये एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स ऑब्वियसली बेटा मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब, और मेल गैमेट हमेशा बायफ्लैजेलेटेड होते हैं, कॉमा शेप्ड होते हैं, बायफ्लैजेलेटेड। आप देख सकते हो इसमें 2 ही फ्लैजेला है। तो याद रखो बेटा, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड ही बनेगा। सेक्स ऑर्गन में जितने भी सेल्स होंगे हैप्लॉइड होंगे, वो सारे बेटा हैप्लॉइड ही गैमेट बनाते हैं। दैट्स इट, सब कुछ हैप्लॉइड है। ठीक है, एंथेरेडियम रैकेट शेप, एंथेरोजॉइड बायफ्लैजेलेटेड। सी, नाउ आते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरफ। फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, इट्स अ फ्लास्क शेप। इसको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इट हैज अ 2 पार्ट्स, वन इज द नेक एंड वन इज द वेंटर। यू कैन सी इट, दिस इज अ वेंटर and this is a neck. It is divided into 2 parts, neck as well as what, the venter. Now understand, नेक के अंदर बेटा नेक कैनाल सेल्स होते हैं लगभग 4 to 6, जो मैंने ग्रीन कलर के बना के रखे हैं अंदर। इनको हम लोग एनसीसी शॉर्ट फॉर्म में नेक कैनाल सेल। वेंटर कैनाल में वेंटर कैनाल सेल्स होते हैं वीसीसी, वो हमेशा एक ही होता है, सिंगल, वन वेंटर कैनाल सेल, ओनली वन वेंटर कैनाल सेल। और इन सब के अंदर दबा पड़ा है बेटा सिंगल एक एग सेल, एक सेल। नाउ यहाँ पे ये जो स्टेराइल जैकेट बना है उसके ऊपर बेटा एक कवर है ना, ये बना होता है कवर सेल से। अब प्रोसेस को समझो बेटा, जैसे ही एक सेल मैच्योर हो जाएगा, आई विल रिपीट, जैसे ही एक सेल बेटा कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा वैसे ही बेटा ट्रिगर डेवलप होता है, और बेटा ये वेंटर कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल सारे डिसॉल्व होते हैं, सारे। आई अगेन रिपीट, जैसे ही एक सेल डेवलप हो जाएगा प्रॉपरली, तो जो भी कैनाल सेल है एनसीसी और वीसीसी सारे डिसॉल्व हो जाते हैं। ये डिसॉल्व हो करके कवर सेल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, और प्रेशर सेल कवर सेल खुल जाते हैं।
तो जो भी लिक्विड है इनसे सेल से बना हुआ सारा बेटा बाहर आ जाएगा, है ना। नेक जो है, नेक का जो माउथ है, वहां से सारा लिक्विड बाहर आता है। इस लिक्विड में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे कि के प्लस, प्रोटीन्स या मैलिक एसिड, मैलेइक MALEIC, मैलिक एसिड जैसे केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स मेल गैमिट्स को, जो कि पानी में रिलीज होते हैं, पानी में आजू बाजू में रिलीज होते हैं, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन केमिकल्स की तरफ बेटा ये मेल गैमिट दौड़ दौड़ के आएंगे, बिकॉज, और इसी को हम लोग केमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। सी दिस इज अ केमोटैक्टिक मूवमेंट। मेल गैमिट पानी में तैरते, खुद ही तैर के आते हैं, इसलिए इसको हम केमोटैक्टिक, केमिकल की तरफ, टैक्टिक मतलब खुद तैर के आ जाना। तो बेटा मेल गैमिट ट्रैवल, दे स्विम इनटू द वाटर एंड दे विल रीच टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज द आर्किगोनियम, है ना, आर्किगोनियम। क्लियर है? यस एवरीवन? अरे कंसेप्ट समझ में आया? केमोटैक्टिक मूवमेंट का क्या मतलब है? सर खुद तैर के आते हैं, केमिकल अट्रैक्शन की तरफ खुद ही तैर के आते हैं। So they show the chemotactic movement. They will move and they will come. जब बेटा वो खुद मूवमेंट करते हैं ना, इसको हम लोग जूडियोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? जूडियोगैमी, मतलब मूवमेंट करते हुए आ गए, खुद ही मूवमेंट करते हुए केमिकल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए केमोटैक्टिक। खुद मूवमेंट करते हैं और आते हैं तो उसको बोलते हैं जूडियोगैमी। तो इस तरह से बेटा वो मूवमेंट करते 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 आ जाते हैं, आ गए यहाँ पे, प्रॉब्लम ही नहीं है यार, आ गए, मजा है, ठीक है। इस तरह से बेटा इन दोनों का यूनियन होता है आर्किगोनियम के अंदर। मेल गैमिट छोटा है, फीमेल गैमिट बड़ा है, मेल गैमिट मोटाइल है, फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल है, और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, वो इनसाइड द फीमेल सेक्स ऑर्गन हुआ, तो मैं इसको क्या बोलता हूं बेटा? oogammy, है ना। मतलब देखो, केमिकल की तरफ अट्रैक्ट करके मूवमेंट करता है तो केमोटैक्टिक, खुद मूवमेंट करते हुए जाता है तो जूडियोगैमी, ठीक है। बट एक सेल स्टैटिक है, बड़ा है, मेल गैमिट छोटा और मोटाइल है, इसीलिए इस सिनगैमी को, इस फर्टिलाइजेशन को हम oogammy कहते हैं, मूवमेंट को जूडियोगैमी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जूडियोगैमी। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू ऑल। टर्मिनोलॉजी समझ में आई बच्चों? केमोटैक्टिक, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे आप देखो, जब आप फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ोगे, फ्लावर्स के बारे में, तो देखो यहाँ पे अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एक सेल है, मतलब देखो एक सेल ओव्यूल के अंदर है, ओव्यूल ओवरी के अंदर है, और ओवरी में पहुंचने के लिए यहाँ पे स्टाइल है, यहाँ स्टिग्मा है। तो मेल गैमिट खुद से कभी आ ही नहीं सकता, मेल गैमिट में पोलन ग्रेन में, पोलन ट्यूब में बैठ करके आएगा, पोलन ट्यूब में बैठ करके आएगा, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिज्म। तो एक केमिकल की तरफ ग्रोथ मूवमेंट होती है, इसलिए उसको हम लोग केमोट्रॉपिक कहते हैं। केमोट्रॉपिक मतलब ग्रोथ मूवमेंट हो रही है, केमोट्रॉपिक मूवमेंट है, केमोट्रॉपिक, इट्स अ ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है। केमोटैक्टिक का क्या मतलब है? ग्रोथ नहीं हो रही, वो खुद दौड़ दौड़ के जा रहा है, अपना फ्लैजिला रोटेट करते हुए जा रहा है, भागता है खुद, इसलिए केमोटैक्टिक है। सो माइंड वेल, आई विल आस्क क्वेश्चन राइट नाउ। द मेल गैमिट shows which type of the movement, chemotactic or chemotropic, in case of the bryophytes? The answer is, sir, it is a chemotactic, not chemotropic, क्योंकि पोलन ट्यूब में बैठ करके गैमेट नहीं जा रहा है, खुद से जा रहा है, खुद तैरते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग, ठीक है। तो यहाँ जूडियोगैमी है, oogammy है, oogammy मतलब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को हम oogammy कहते हैं। सो ऑल दीज आर द बेसिक थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। कौन सा केमिकल रहे भैया? पोटेशियम है, प्रोटीन्स है, मैलिक एसिड, जो विच इज ooze आउट फ्रॉम द फीमेल सेक्स ऑर्गन। डन? यस एवरीवन? कोई कंफ्यूजन है? हेलो, हेलो, कुछ बोलो। हो गया? अब देखो, अब मेन बात पे आते हैं।
नाउ जैसे कि मैंने आपको इस चीज का बेसिक मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, और जैसे कि मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि यार आप लोग इस चीज को पढ़ो, तो ना यहाँ आपको समझना है लाइफ साइकिल के बारे में हम बात करते हैं। देखो हमने लाइफ साइकिल को कहा कि इट इज एन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हम लोग लिवरवर्ट के बारे में बात करेंगे, फिर मॉसेस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द लिवरवर्ट। अब यहाँ पे आपका प्रॉपर कंसंट्रेशन होना चाहिए। लिवरवर्ट में जैसे कि मैंने आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल समझाया, मैंने कहा कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में दो जनरेशंस होती है। एक होता है गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है, और बच्चों एक है स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड होता है। करेक्ट है ना? वन इज अ गैमेटोफाइट, वन इज अ स्पोरोफाइट। अब जो गैमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन है ना, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड कैसे बन सकता है? बाय द सिनगैमी। और डिप्लॉइड जनरेशन से हैप्लॉइड कैसे आ सकता है? बाय मेयोसिस। तो बेटा ये जो लाइफ साइकिल है ना, जो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनती है, फिर स्पोरोफाइट से बाद में गैमेटोफाइट आता है, ये जनरेशन वाला जो है ना हम लोग देखते हैं, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ना। दो प्रोसेसेस आपके सामने है, सिनगैमी एज वेल एज व्हाट द मेयोसिस। नाउ लेट्स बिगिन इट, है ना। बहुत ध्यान से, हाँ, लेट्स बिगिन इट, अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी सिंपल। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, नया नहीं है ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है बेटा, पहला ही लेक्चर या पहला या दूसरा है ना, वहां पे बेटा मैंने आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बताया। तो लेट्स बिगिन दिस विद द गैमेटोफिटिक जनरेशन। देखो यहाँ पे है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है बेटा, हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है। अभी दिखाया था ग्रीन वाला स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्योंकि गैमेट बनाएगा तो कैसे बनाएगा? इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम एज वेल एज व्हाट द फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम डेवलप होगा। दैट्स इट, वी नो इट, नाउ अंडरस्टैंड दिस। तो बेटा ये एंथ्रेडियम क्या डेवलप करेगा? एंथ्रेडियम विल डेवलप दिस थिंग दिस इज कॉल्ड एज व्हाट द, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग मेल गैमेट। सो इट्स वेरी सिंपल, ओके, है ना। तो डेफिनेटली बेटा इसने बना दिया ये मेल गैमेट, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेल गैमेट, हैप्लॉइड, एंथ्रेडियम ने बनाया, बाइफ्लैजेलेटेड है, कॉमा शेप्ड है, बार बार बताया है, केमोटैक्टिक मूवमेंट करेगा, जूडियोगैमी करेगा, ऊगैमी करवाएगा। ठीक है, नाउ एक सेल है यहाँ पे, बस खत्म हो गया, हैप्लॉइड कंडीशन खत्म हो गई। गैमेटोफाइड हैप्लॉइड है, मेल गैमेट हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड है, दैट्स इट। नाउ ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे, ये है सिनगैमी। जैसे सिनगैमी होगी बेटा एक नया जनरेशन शुरू होगा जो कि रेड कलर से है, और वो है बेटा यहाँ पे बना बेटा जाइगोट। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये देख सकते हो पहला जाइगोट 2n बना क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा मल्टी सेलुलर, एम्ब्रियो से बच्चों स्पोरोफाइट बनता है। अब ये स्पोरोफाइट बन चुका है, स्पोरोफाइट में क्या क्या होता है रे? फुट, सीटा, कैप्सूल। अभी दिखाया था स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होते, कौन कौन से? फुट, सीटे एंड कैप्सूल। कैप्सूल में स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजिया। सो स्पोरेंजिया इज अ स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्पोर मदर सेल, सारे डिप्लॉयड है। ठीक है, फिर से गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवाइड कर करके एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से फुल डेवलप्ड बेटा स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट के कैप्सूल में, है ना, स्पोर्स बनते हैं, इसलिए वहां उसको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जो है बेटा उसके अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होते हैं। तो ये डिप्लॉयड सेल आखिर में डेफिनेटली बेटा यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये डिप्लॉयड सेल स्पोरिक मियोसिस करते हैं, और जैसे ही मियोसिस करते हैं तो हमें बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स मिलते हैं। स्पोर्स जमीन के ऊपर गिरेंगे और इन स्पोर से बेटा नए ग्रीन गैमेटोफाइट बनेंगे। हो गया लाइफ साइकिल पूरा। अब यहाँ पे दोनों स्टेजेस आपको हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉयड दोनों ही डोमिनेंट दिखाई देती है, इसलिए इस लाइफ साइकिल को हम लोग
हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट है? क्योंकि देखो इसको मैंने पहले बिल्कुल क्लियर करके रखा और मैंने कहा उसी दिन जिस दिन ये पढ़ाया था कि मैं ये लाइफ साइकिल्स आपको बता रहा हूँ। अगर आप लाइफ साइकिल सही ढंग से पढ़ोगे, समझोगे, तो आगे आने वाली चीजें आपको क्लियर होगी। तो बेटा ये लीवरवर्ट की कहानी थी। किसकी कहानी थी? लीवरवर्ट। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट जर्मिनेशन। सर इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट जर्मिनेशन का क्या मतलब है? आई विल शो यू हियर। अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, देखो इन केस ऑफ द मॉसिस होता क्या है। मॉसिस में जैसे स्पोर बनते हैं, यहाँ देखो, यहाँ जैसे स्पोर बने तो स्पोर जमीन पे गिरे, डायरेक्ट गैमेटोफाइट बना दिया। स्पोर गिरे, डायरेक्ट गैमेटोफाइट बना दिया। स्पोर गिरे, डायरेक्ट गैमेटोफाइट बना दिया। स्पोर जमीन के ऊपर गिरे, उनसे डायरेक्ट गैमेटोफाइट बना। कुछ बीच में नाटक नहीं है, नो ड्रामा, ठीक है, डायरेक्ट गैमेटोफाइट। यहाँ पे ऐसा नहीं है यार, मॉसिस में ऐसा इनडायरेक्ट जर्मिनेशन है। क्या होता है देख लेते हैं। बाकी सारी प्रोसेस सेम है, इधर जो भी हुआ, सेक्स ऑर्गन बने, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, स्पोर, ये सब सेम है। फर्क यहाँ पे देखो, स्पोर बनने के बाद थोड़ा सा बेटा यहाँ पे चेंज है। मॉसिस में होता क्या है, ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं और उनसे एक ऐसा बेटा क्रीपिंग, रेंगने वाला, ग्रीन, हरा, ब्रांच्ड, ब्रांचेस वाला, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, धागे जैसा बेटा स्ट्रक्चर बनता है। उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोनेमा। नेमा मतलब थ्रेड, प्रोटो मतलब पहले बनता है, ठीक है, जो लीफी स्टेज से पहले बनता है, धागे जैसा, इसलिए प्रोटोनेमा स्टेज आती है। ये भी हैप्लॉइड है, क्योंकि स्पोर हैप्लॉइड है तो बेटा ये भी हैप्लॉइड है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये प्रोटोनेमा टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और इन छोटे छोटे टुकड़ों से फिर से प्रोटोनेमा बनते हैं, तो बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो ये कौन हुए रे? प्राइमरी प्रोटोनेमा। पहले बने प्राइमरी प्रोटोनेमा, बाद में बने सेकेंडरी प्रोटोनेमा। अब इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा के ऊपर बहुत बार बेटा ऐसे लैटरल बर्ड्स डेवलप होते हैं, या तो खुद ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा आगे चल करके बेटा लीफी स्टेज में गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेटा डायरेक्टली मुझे एक बात बताओ, क्या स्पोर से डायरेक्ट गैमेटोफाइट आया? क्या नहीं आया। स्पोर से पहले प्रोटोनेमा आया, प्रोटोनेमा से बाद में बेटा लीफी स्टेज आया। जैसे मॉस्किटो की लाइफ साइकिल आप जानते हो, अगर मॉस्किटो ने एग ले किया, मान लेते हैं, ठीक है, तो एग से पहले लार्वी बनेगा और लार्वी से बाद में बेटा मॉस्किटो बनेगा, बराबर है ना? तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसका। वैसा ही यहाँ पे होता है। ब्रायोफाइट में डायरेक्ट ऐसा बोलो कि अंडे से एकदम डायरेक्टली मॉस्किटो बना, ऐसा है। ये अंडा दया, उसमें से डायरेक्ट इंसेक्ट निकला, खत्म। कोई कुछ भी नहीं, मेटामॉर्फोसिस नहीं, कोई बिटवीन स्टेज नहीं, नथिंग। यहाँ पे ऐसा नहीं है यार। यहाँ पे क्या होता है, स्पोर आएगा, स्पोर से प्रोटोनेमा बनेगा, प्राइमरी प्रोटोनेमा टूट करके सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनेगा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा से बेटा लीफी स्टेज आएगा। यार कमाल की बात हो गई, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। लिवरवर्ट में डायरेक्ट जर्मिनेशन, मॉसिस में इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। लिवरवर्ट में डायरेक्ट जर्मिनेशन, मॉसिस में इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। इनडायरेक्ट होता है तो कौन सी बीच में स्टेज आती है? प्रोटोनेमा। नेमा मतलब क्या होता है रे? सर फिलामेंट, धागा, नेमा, ठीक है। निमेटोडा, अच्छा निमेटोड क्या होता है? सर वही धागे जैसे वर्म होते हैं ना, ये ऐसा है क्या? तो ये लीफी स्टेज आती है मॉसिस में, तो आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमें दोनों में ही केसेस में, लिवरवर्ट और मॉसिस में, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नाउ देखो, अब आप स्पोर्स के हिसाब से सोचोगे तो जितने भी प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, है ना, ब्रायोफाइट में, वो सारे एक जैसे होते हैं, इसीलिए उनको हम लोग होमोस्पोरस कहते हैं। होमोस्पोरस का मतलब होता है प्रोड्यूस सेम साइज ऑफ द स्पोर्स। एक ही टाइप के स्पोर्स वो प्रोड्यूस करेंगे, एक ही साइज के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर का साइज छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग होमोस्पोरस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैन यू आंसर इट? देख लो। इफ ए राइजोइड कंसिस्ट ऑफ 24 क्रोमोसोम, एक राइजोइड है उसमें 24 क्रोमोसोम है, राइजोइड के सेल्स में 24 क्रोमोसोम है, 24 क्रोमोसोम है।
What will be the amount of chromosome in its zygote, protonema and calyptra? ठीक है, अब देखो जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे, प्रोटोनेमा में कितने होंगे और कैलिप्ट्रा में कितने होंगे, ऐसा क्वेश्चन है। अब आपको पता है राइजोइड कैसा होता है, राइजोइड गैमेटोफाइट का पार्ट है सर। अच्छा, तो गैमेटोफाइट कैसा होता है सर, हैप्लॉइड। तो फिर राइजोइड कैसा होगा सर, हैप्लॉइड। अच्छा, तो n इज इक्वल टू 24 दिया है। ओहो, हैप्लॉइड है, n इज इक्वल टू 24 दिया है। आसान है सर। अभी n इज इक्वल टू 24 मिल गया हमको, बराबर। अभी n इज इक्वल टू 24 है, तो प्रोटोनेमा कैसे होते हैं सर? प्रोटोनेमा भी हैप्लॉइड ही होते हैं, क्योंकि वो स्पोर से ही बनते हैं। देखो ना, यहाँ देखो, ये देखो, स्पोर्स हैप्लॉइड है, प्रोटोनेमा भी हैप्लॉइड है, तो प्रोटोनेमा हैप्लॉइड ही होते हैं। तो उनपे भी है ना, उनमें भी 24 ही क्रोमोसोम होंगे। अच्छा, ओ सही है, यस सही है, आंसर सही है। तो प्रोटोनेमा में 24। जाइगोट में सर, जाइगोट क्या होता है ना, जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है। ये देखो आप, जाइगोट 2n, ओ डिप्लॉयड होता है जाइगोट। इसका मतलब सर इसमें है ना n+n कंडीशन आएगी, मतलब कितने क्रोमोसोम होंगे, 48। कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा क्या है सर, आपने बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ कैलिप्ट्रा क्या है। देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, ये जो है ना वेंटर, अभी वेंटर के अंदर एक सेल है। अभी इसी एग सेल से जाइगोट बनेगा, इसी जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, इसी एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। तो वेंटर का क्या होगा, वेंटर रहता है, वेंटर वेंटर उसको प्रोटेक्ट करता है। तो वेंटर कहीं नहीं जाता, वेंटर उसको प्रोटेक्ट करता हुआ रहता है। ये जो स्पोरोफाइट बनेगा ना, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं कैलिप्ट्रा। तो अगर वेंटर है, वेंटर है तो हैप्लॉइड होता है वेंटर, कैलिप्ट्रा। तो ऑब्वियसली कैलिप्ट्रा क्या चीज होती है बच्चों, तो कैलिप्ट्रा भी हैप्लॉइड होता है, 24 उसमें होंगे। ठीक है, तो अगर आपको प्लॉइडी पता है, अगर मैंने स्पोर मदर सेल पूछ लिया, तो आपको पता है यार, स्पोर मदर सेल मतलब स्पोरेंजिया में होगा। स्पोरेंजिया स्पोरोफाइट में है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, स्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड है, स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड है। ओके, स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है सर, इसमें 48 आएगा, दैट्स इट। कैन यू आंसर इट, यस और नो? ऐसा क्वेश्चन आया तो आप हैंडल कर पाओगे? हेलो, Yes, sir. आसान है, बस आपको समझना है ना। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, यहाँ पे बोला रटोगे, यहाँ पे कोई पोपो जीजी नहीं है ना, इडली साफ है, ऐसा कुछ नहीं। अंडरस्टैंड इट, इफ यू अंडरस्टैंड इट यू कैन आंसर इट। ठीक है, बस आपको इतना ही पता होना कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉयड है, बस आपको क्रोमोसोम नंबर पूछ, कहीं पे भी पूछे आपको क्या करना है ना। नाउ कैलिप्ट्रा क्या है बेटा, कैलिप्ट्रा इज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ अ स्पोरोफाइट डेवलप्ड फ्रॉम द वेंटर ऑफ द आर्किगोन। ठीक है, तो जो ये वेंटर होता है, वेंटर अभी जाइगोट वहीं पे बना, एम्ब्रियो वहीं पे बना, स्पोरोफाइट वहीं पे बना, तो वेंटर उसको प्रोटेक्ट करता हुआ रहता है हमेशा। ठीक है, सो दिस वे, दिस इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल थिंग दैट वी आर लर्निंग अबाउट द ब्रायोफाइट्स। नाउ देखो, अभी क्या होता है, ब्रायोफाइट का जो स्पोरेंजिया हो, स्पोरेंजिया मतलब जिसमें स्पोर बनते हैं ना, लिवरवर्ट में जो स्पोरेंजिया होता है वो ऐसे छोटा सा स्पोरेंजियम है। ठीक है, अब स्पोरेंजिया के ऊपर वॉल है, कैप्सूल वॉल, और उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, है ना। स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के ऊपर वॉल है, उसके अंदर बेटा स्पोर्स है। अब क्वेश्चन आता है सर, ये स्पोर्स इस कैप्सूल को तोड़ करके बाहर कैसे आएंगे, हाउ दे विल लिबरेट आउट? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इलेटर्स। इलेटर सेल्स हाइग्रोस्कोपिक है, हाइग्रोस्कोपिक है मतलब वो बाहर से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बेटा जैसे ही वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो इलेटर स्वेल होने लगते हैं, इतने स्वेल होते हैं कि कैप्सूल वॉल को फोड़ देते हैं, और फोड़ करके बेटा सारे स्पोर्स रिलीज करते हैं। आपको इतना कुछ भी नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ सिंपल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर्स में, कि लिवर वर्ट में स्पोर्स के डिस्पर्सल के लिए, स्पोर्स को निकलने के लिए कौन से सेल्स हेल्प करते हैं? आंसर है इलेटर्स। आंसर क्या है बेटा? इलेटर्स। Electro. ठीक है, फिर एक बार वही सेम क्वेश्चन पूछता हूं मैं। इन लिवर वर्ट which cell is essential for the dispersal of the spores? Answer elaters. Answer elaters. They are hygroscopic, that means
उनको पानी को एब्जॉर्ब करने की उनमें एबिलिटी है। इज इट क्लियर? Yes, sir. एलेटर्स। अभी अगर यही सेम क्वेश्चन ऐसा ही अगर मोसेस में पूछ लिया तो दे विल आस्क द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये जो मोसेस है ना उसके बारे में है ना, एक बात आपको, तो मोसेस का स्पोरोफाइट बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, भयंकर अच्छे से डेवलप्ड है। मतलब उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं देखो आप लोग। मॉस का स्पोरोफाइट हमने वैसा स्पोरेंजिया नहीं एकदम से, इसमें 3 पार्ट है देखो। एक है ओपरकुलम, ऊपर का ढक्कन, नीचे बेटा बीच में थिका है, थिका, ठीक है, और नीचे बेटा एपोफाइसिस है। तो 3 पार्ट तो है ही है उसमें, ठीक है, इसके स्पोरेंजिया में ओपरकुलम, थिका और एपोफाइसिस। अभी मजेदार बात है कि इसका एपोफाइसिस ग्रीन होता है, उसमें स्टोमेटा भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, इसलिए इसका स्पोरेंजिया खुद का खाना खुद बनाता है, ठीक है, खुद का खाना खुद बनाता है, ठीक है, इट मेक्स इट्स ओन फूड, ठीक है, ये खुद का खाना बेटा जो है इट मेक्स इट्स ओन फूड, थिका। अब ये जो थिका होता है उसमें एक्चुअली स्पोरेंजिया होता है और उसमें स्पोर्स भरे पड़े होते हैं। बट यहाँ पे थिका के ऊपर कुछ सेल्स होते हैं बेटा, पेरिस्टोमियल टिथ, 16 दो लेयर में, दांत जैसे 32 सेल्स है, 16 ऊपर 16 नीचे, ऐसे 2 लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर एक लेयर है, नीचे एक लेयर, इस तरह से 2 लेयर्स यू कैन सी। तो ये जो 16 सेल्स के लेयर होते हैं ये भी हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है। ये एनुलस के सेल जब बेटा टूट जाएंगे तो ये टोपी भी निकल जाएगी, द ओपरकुलम इज रिमूव। जैसे ओपरकुलम निकल जाएगा ना बच्चों, ये पानी के कांटेक्ट में आएगा, पेरिस्टोमियल टिथ पानी लेंगे, वो बेटा फूल जाएंगे, इतने फूलेंगे कि बेटा ये पूरा जो चेम्बर है ना थिका स्पोरेंजिया उसको खोल देंगे, और जैसे खोलेंगे बेटा स्पोर्स बाहर निकलते हैं। नाउ देखो इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं यहाँ 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अगर ये 2 क्वेश्चन आपने सही जवाब दिए तो आपको है ना क्लियर होगा। नंबर 1 कि मोसेस में कौन से सेल्स स्पोर्स को डिस्पर्स होने के लिए मदद करते हैं? आंसर पेरिस्टोमियल टिथ। लिवरवर्ट में इलेटर्स, मोसेस में पेरिस्टोमियल टिथ, लिवरवर्ट्स में इलेटर्स, मोसेस में पेरिस्टोमियल टिथ। आ गया ये क्वेश्चन क्लियर है? यस एवरीवन? yes, दूसरा, ठीक है, क्या मोसेस के स्पोरोफाइट सेमी पैरासिटिक होते हैं? द आंसर इज यस सर। ऐसा क्यों सर? क्योंकि है ना ये गैमेटोफाइट से वाटर ले लेते हैं, मिनरल लेते हैं, बट खाना खुद का खुद बनाते हैं, ठीक है। लिवरवर्ट्स में जो स्पोरोफाइट है वो पूरी तरह से बेटा डिपेंडेंट होता है, पूरा पैरासिटिक होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में ये जो छोटा सा पॉइंट है और इनकी डिपेंडेंसी और ब्रायोफाइट के जो भी सिग्निफिकेंस है, ठीक है, और ये पेरिस्टोमियल टिथ वाला जो भी पोर्शन है उसको हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अगर आप हो सके तो आपके टेक्स्ट बुक से, ठीक है, पहले से ही बेटा टेरिडोफाइट को पढ़ के आ जाओ, ठीक है। ये काम अगर आप करो, जितना आप करोगे पहले से टेरिडोफाइट को पढ़ के आ जाओ, तो यू विल बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट आई एम टेलिंग, मतलब जो भी आपको बताने चाहता हूँ, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है जैसे मोसेस के स्पैग्नम है या पॉलीट्रिकम है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आज मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल आपको बहुत बार बताया ब्रायोफाइट में, वो है मर्केंशिया। मर्केंशिया डायोशियस होता है ना। मर्केंशिया कैसा होता है? डायोशियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायोशियस? सर डायोशियस का मतलब होता है कि एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते, 2 अलग अलग प्लांट बॉडीज होगी, ठीक है, दैट इज अ डायोशियस कंडीशन। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग है ना मर्केंशिया के थोड़े बहुत पॉइंट बचा हुआ है और उसका ब्रायोफाइट के सिग्निफिकेंस बचे हुए हैं वो लेंगे, है ना। एग्जाम्पल्स हम लोग मोसेस के 2 एग्जाम्पल देखेंगे और बेटा टेरिडोफाइट को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मेरी तरफ से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। thank you sir. सर आप ये पीडीएफ करके भेजोगे?
मैंने बोला ना भेजूंगा, मतलब भेजूंगा। यस, आई विल सेंड यू। अभी आ जाएगा तुम्हारे ग्रुप पे। ब्रायोफाइट का आ जाएगा, एल्गी का नहीं आएगा। एल्गी का आप टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है, ठीक है। ओके सर। हाँ,